हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम आपके अपने परिवार वीनर क्लासेस में। मैं प्रहलाद फिर से हाजिर हूं लेके आपके लिए यहाँ पे एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ एमएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर जहां पे आपको नॉन कोडेटा दिखेगा, नॉन कोडेटा का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि पेपर पॉइंट से बात करें और यदि बात करें अनसॉल्व में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो यहां से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लगातार आपको अपडेटिंग मोड में पूछा जाता है। तो आज इस क्वेश्चन को सही तरीके से हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हमारा न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ क्या है। ये हमारे पास पीपीटी चलेगा जो इंग्लिश में होगा और हम अपने मिक्स लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से आज के बाद प्रोटोजोआ को सही तरीके से किसी से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप ठीक तरीके से हर एक पॉइंट्स को जान ले और देख ले। तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते। उससे पहले बता दें ये कि डेमो क्लास है जो हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हमारे ऐप के ऊपर तो सारे क्लासेस मिल ही रहे हैं और उसके बाद भी जो हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल है वहां भी आपको ये क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी हमारे फेसबुक पेज एंड हमारे सोशल मीडिया के अदर हैंडल, ट्विटर एंड बाकी जो हमारे हैं, जैसे हमारा एप्लीकेशंस हैं, हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल सीक्वेंस यानी वीनर क्लासेस एमएससी पे भी ये अपलोड कर दिया जाएगा ताकि वहां पे जो जुड़े बच्चे हैं, लगभग 300 से अधिक बच्चे होने वाले हैं, तो जल्दी से उसको 1000 करिए। हम वहां पे लाइव सेशंस लेके आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है तो आप यहां से देख सकते हैं। यानी यूट्यूब चैनल पे वीडियो जब मिलेगी तो आप अदर जो आपके फ्रेंड्स होंगे, टीचर सर्किल्स होंगे, ग्रुप्स होंगे जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आप और आपके जो साथ पढ़ने वाले हैं वो हमसे तेजी से जुड़ सके और आप तक हम बेहतर मटेरियल पहुंचा सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक को यहां से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा एक छोटा सा एप्लीकेशन जहां पे आप स्टडी मटेरियल को सही तरीके से पढ़ सकते हैं सारा एक सेंटर में, यानी एक टॉपिक वाइज, एक पेपर वाइज, एक यूनिट वाइज, एक चैप्टर वाइज आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो प्लीज डाउनलोड वीनर क्लासेस का द लर्निंग ऐप जहां पे बेहतर मटेरियल हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पे चलते हैं, यहां बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट्स की, यानी न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ की जब बात होती है स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार पोषण आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपने क्लास 11 पढ़ा होगा बीएससी सेकेंड ईयर में। इसके पहले आपको 3 बार पोषण के बारे में पढ़ाया गया और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया गया। यहाँ पे टोटली हमको न्यूट्रिशन पढ़ना है, वो भी किसके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर, जो एक फाइलम है, किंगडम है। यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार प्रोटोजोआ के अंदर जो न्यूट्रिशन हो रहा है, तो उसके पहले पढ़ने से पहले हमको पता करना होता है कि आखिरकार न्यूट्रिशन है क्या, ये न्यूट्रिशन कौन सी वाला है। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल बेसिस पे कहता है कि वह प्रक्रिया होती है, यानी एक प्रोसेस होता है। क्या? एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस द्वारा क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड मालिक्यूल्स को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या लेता है, अंदर की ओर पचाता है, यानी वो डाइजेस्ट करता है। एक पूरा जो मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म को हम लोग पोषण कहते हैं और इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। यानी हम जो ऑर्गेनिज्म है, हम ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन क्यों होता है, इसके 4 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। यानी आपसे पूछे कभी कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, तो 4 इसके बेसिक क्राइटेरिया जो क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया जाता है और आज भी पढ़ाया जाता है। नंबर फर्स्ट, हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कि हमारे बॉडी में अलग अलग लाइफ प्रोसेस होते हैं, रिस्पायरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जो पूरे एक्टिविटी हैं, इस एक्टिविटी में एनर्जी खर्च होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी, न्यूट्रिशन के थ्रू आएगी। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि हमारे टूटे फूटे भाग जो हैं, यानी रिपेयर टिश्यूज के लिए, यानी जो हमारे टिश्यू कभी भी डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो हमको न्यूट्रिशन से मिलती है। उसके बाद हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है तो उसके लिए भी हमको न्यूट्रिशन चाहिए, यानी जो जितना ज़्यादा खाया पिया रहेगा उसका उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन हो। जैसे मेरे को देख लो, अभी इतने बड़ा हूँ कई सालों से, तो ये क्या है, क्योंकि लगातार काम में हो रहे हैं तो एनर्जी तो बची नहीं रही है कि मेरा ग्रोथ हो, थोड़ा सा बड़ा और हो जाऊँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक। ये 5 फीट 7 इंच की लंबाई सही है, ठीक ठाक है। अब उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि तीसरा क्या प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शंस का। आपके पास बेहतर एनर्जी होता है, जो भी ऑर्गन जो बेहतर एनर्जी रखने लगता है, स्टोर करता है, तो वो अगले जनरेशंस के लिए काम करता है, अगले पीढ़ी के लिए काम करता है। तो 4 चीज हो गया। पहला, हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेस के लिए, हमारे टिश्यूज के रिपेयर के लिए, ठीक, बॉडी ऑर्गन या टिश्यू के रिपेयर के लिए। तीसरा हो गया हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए, हमारा न्यू जो जनरेशन है उसको प्रोडक्ट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। ये 4 ऐसे फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के द्वारा ही कंप्लीट होते हैं, यदि न्यूट्रिशन नहीं तो ये नहीं। अब उसके बाद कहता है कि यहाँ पे मेथड बाय विच
हमको बात करनी है प्रोटोजोआ की। किसकी बात करनी है हमको बात करनी है प्रोटोजोआ की। आखिरकार जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो अलग अलग तरीके से करता है, जो अलग अलग काफी डिफरेंट है। यानी जो प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम तो एक ही टाइप से, जैसे होलोफाइटिक है, अब सॉरी होलोफाइटिक एंड होलोजोइक कंडीशंस में, खासकर होलोजोइक है। तो ये क्या करता है भैया, होलोजोइक तो है लेकिन इसके साथ अदर केस दिखाता है। तो हमारे पास जो ओविएंट है, यानी हमारा जो प्रोटोजोआ है, वो जो न्यूट्रिशन लेता है वो हमारे पास डिफरेंट केस हैं, इनके अलग अलग मेथड है। इस अलग अलग मेथड में अलग अलग तरीके से ये भोजन को ग्रहण करता है। और इन भोजन को ग्रहण करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज, यानी भी यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप न्यूट्रिशन, नेमली यहाँ पे हेलोफाइटिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हेलोफाइटिक की बात कर रहा है, हेलोजोइक की बात करेगा, सेफ्रोफाइटिक की बात करेगा, क्या सेफ्रोफाइटिक की बात करेगा, सेफ्रोजोइक की बात करेगा, इसी को हम सेफ्रोजोइक कहते हैं, इसी को सेफ्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक। और हमारा पैरासिटिक है, मिक्सोट्रोपिक है, ठीक। तो अदर कह सकते हो कि 5, 6, 7 वैसे होते हैं, 7 टाइप के न्यूट्रिशन को रिकमेंडेड करते हैं। वैसे 2 मेन इसमें होते हैं। पहला हमारे पास होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कैसा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे जंतु भोजन करता है, एनिमल भोजन करता है, उसके जैसा काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ पे केवल प्लांट को खाएगा और यहाँ पे एनिमल्स को भी खा जाता है, ठीक। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये 2 ऐसे न्यूट्रिशन है जो खासकर ज्यादातर हमारे जो कह सकते हो कि प्रोटोजोआ हैं उनमें देखने के लिए मिल जाएगा। यानी बारी बारी से हम लोग अलग अलग जो मेथड के न्यूट्रिशन के टॉपिक है, यानी जो प्रोसेस हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पूरे लेक्चर क्लासेस में। नंबर फर्स्ट हमारे पास आएगा क्या? यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलते हैं, यहाँ पे हम लोग किसको देखेंगे? हमको देखना है सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन एरिया है। क्या है? क्लासिफिकेशन एरिया है। न्यूट्रिशन का जो एरिया होता है आपको दिख ही नहीं रहा होगा। हम थोड़ा सा रिकमेंड करते हैं कि आप ये जो कलर कॉम्बिनेशन हैं इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए ताकि आपको प्रोसेस सही से समझ में आए, ठीक। अब देखो आपको क्लियर हो रहा होगा ये जो प्रोसेस है, यानी न्यूट्रिशन हमारे पास क्या दिखता है? न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वैसे भी जो हमारा प्रोटोजोआ है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो यूग्लिना है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को दिखाता है, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे उसके बारे में। दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है एंड पैरासिटिक है एंड मिक्सोट्रोपिक है। ये हमारे सेगमेंट एरिया है। आप इसको सही तरीके से क्लियर करके बना सकते हैं ताकि आप पेपर पॉइंट्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं अपने एग्जाम के सिलेबस में, ओके। यहां से हम बात करेंगे पहले टॉपिक को, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन को। आखिरकार ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये कैसे हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ी से ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हमारे जो प्रोटोजोआ का है, खासकर जो हमारा एग्जाम पॉइंट होता है, एग्जाम पॉइंट्स में यही पूछा जाता है, ठीक। होलो यहाँ का मतलब यहाँ से लिया गया, होलस से लिया गया है, एंड जोआन का मतलब एनिमल से लिया गया है। यानी एनिमल को जब हमारा कोई भी, यानी जब हमारा का जो प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं वो जब किसी एनिमल को खाते हैं, एनिमल को अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग या उस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि जो अधिकांश जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, क्या अधिकांश जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, मोस्टली जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो एनिमल के तरीके से, जैसे एनिमल न्यूट्रिशन करता है वैसे ही वो न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। यानी जो हायर एनिमल, मेरे जैसे बात किया मैंने शुरुआत में ही कि मेरे जैसे जो एनिमल्स हैं उनके जैसे ही अमीबा, पैरामीशिया, जो जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग कहते हैं कि ये आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो याद रहना चाहिए पॉइंट्स कि जो हमारे अधिकांश प्रोटोजोआ होते हैं वो हायर एनिमल के तरह कहीं ना कहीं एनर्जी को लगातार अपने अंदर बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन करते हैं। उस न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात करिए भैया, सबसे पहले ये किस पे डिपेंड होते हैं? दे डिपेंड ऑन रेडीमेड, क्या? रेडीमेड सॉलिड फूड पार्टिकल्स। भैया जो पूरा प्रोसेस होता है वो रेडीमेड, यानी वे तैयार किए गए जो भोजन के कण होते हैं उस पे डिपेंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बना रहे हैं, क्या? ऐसा नहीं है कि वो बना रहे हैं, वो रेडीमेडेड यानी रेडीमेड मटेरियल है, कुछ फूड के पार्टिकल्स हैं उनको वो खा रहे हैं। इसमें क्या क्या आएंगे? इनका कंपेरिजन हम करते हैं वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज डाइटम्स, हमारे पास डाइटम्स हो जाएंगे, रोटीफेट्स हो जाएंगे, ठीक। यानी अलग अलग टाइप्स के, क्या अलग अलग टाइप्स के हमारे पास एनिमल्स हैं जिसमें हमको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल मिल जाते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? डाइटम्स मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रोटीफोर्स मिल जाएगा, उसके बाद क्रेस्टेशियंस मिल जाएंगे, लार्वा मिल जाएंगे, और
हमारे प्रोटोजोआ के ही श्रेणी में यानी सीरीज में जो छोटे प्रोटोजोअन्स होते हैं उनको भी बड़े प्रोटोजोअन्स क्या करते हैं, खा जाते हैं। क्या करते हैं, बड़े प्रोटोजोअन्स खा जाते हैं। तो ध्यान देना, होलोजोइक न्यूट्रिशन में प्रोटोजोआ के अंदर आ रहा है, तो आपको एग्जांपल एक पता होना चाहिए। उस एग्जांपल में आप रोटी यहाँ पे डायटम्स को रख सकते हो, आप यहाँ पे रोटी फर्स्ट को रख सकते हो, क्रेस्टेशियंस को रख सकते हो, लार्वा रख सकते हो एंड अदर प्रोटोजोआंस को भी रख सकते हो। यानी ये 5 ऐसे सीरीज हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में सही तरीके से कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं। अब होलोजोइक ये पूरा जो न्यूट्रिशन कवर करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उनको हम लोग होलोजोइक कहते हैं। ठीक, अब यहां बात करें कि कंप्लीटली एनिमल लाइक, होलोजोइक का मतलब होता है, इनका मीनिंग है कंप्लीटली एनिमल लाइक। यानी शॉर्ट सीरीज में IMP करके आप इसको लिख लीजिएगा कहीं कोपचे में, यानी कोने में लिख लीजिएगा। ठीक, कि भैया हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली एनिमल लाइक जब न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अब बात करें इसके बिहेवियर्स की, तो बिहेवियर में यहाँ कार्निवरस और अमीनोवरस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या, कार्निवरस और अमीनो जो मांसाहारी और जो हमारे शाकाहारी हैं ये देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान देना। और कभी कभी आपको सर्वाहारी, यानी मांसाहारी का मतलब होता है कि मांस यानी जो मीट है उसको खाने वाले एनिमल्स, और शाकाहारी मतलब केवल शुद्ध जो हमारे प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है उनको खाते जब है तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे शाकाहारी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज वही कह रहा है कि कार्निवरस और अमीनोवरस, ठीक, और यहाँ पे सर्कल ग्रेन्स की बात कर रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस दिखाई दे रहा है, क्या पूरा प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इस प्रोसेस में ये अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये भी हो सकते हैं, इसमें ये भी हो सकते हैं, इसमें ये भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करता है स्टूडेंट्स कि होलोजोइक जो मोड न्यूट्रिशन का है, क्या होलोजोइक जो मोड न्यूट्रिशन का है, इसमें हम लोग स्पेशली किसको बोलते हैं, जूटो, क्या बोलते हैं इसको, जूटो बोलते हैं। ठीक, जूटोट्रॉपिक या जूट्रॉपिक बोलते हैं हम लोग, जूट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, ये चीज आप ध्यान देना कि जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है मोड का, यानी होलोजोइक मोड है न्यूट्रिशन का, इस न्यूट्रिशन के मोड में हम लोग इसको, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे जूट्रॉपिक या फिर इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो कभी पूछा जाए कि हेट्रोट्रॉपिक क्या है तो आप बता दीजिएगा यही प्रोसेस। यदि आपसे पूछा जाता है जूट्रॉपिक क्या है, ठीक, या पूछ दे कि प्रोटोजोआ में जूट्रॉपिक मैकेनिज्म क्या होता है, तो आपको कभी घबराना नहीं है, वहां पे एकदम स्थिर बनाए रखना माइंड्स को और वहां पे लेके जाना किसको, यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन के सारे फेज को उठा के रख देनी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कहता है क्या है, इनमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे 3, ठीक, क्या 3 टाइप का जो सिगमेंट्स होता है, 3 अलग अलग सिगमेंट होगा, यानी 3 अलग अलग निश्चित चरण होंगे, स्टेप होंगे, और उस स्टेप में हमारा फूड कैप्चरिंग होगा, इंगेशन होगा, क्या होगा, इंगेशन होगा और डाइजेशन होगा। और यहाँ पे कहता है स्लीप, क्या चलो डाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एसिमिलेशंस हो जाएंगे, यानी ये पूरा प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कह सकते हो कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जो प्रोटोजोआ वो सबसे पहले क्या करेगा, भोजन को पकड़ेगा, उसको पकड़ने के बाद माउथ तक ले जाएगा, उसका पाचन करेगा और उसका अवशोषण करेगा, यानी एब्जॉर्वेशंस होंगे। एब्जॉर्वेशंस के बाद बॉडी के बाहर वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन कर देगा, क्या करेगा, एक्सक्रीशन के प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आएगा फूड कैप्चरिंग, जो पहला स्टेप होता है फूड कैप्चरिंग, और दूसरा स्टेप होता है इंगेशन, और तीसरा होता है डाइजेशन। ये 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एब्जॉर्वेशंस, इमल्सिफिकेशन को कहते हैं, तो वो अलग अलग प्रोसेस में देखने को मिलेगा। लेकिन एक हमारे पास एब्जॉर्वेशंस होगा, यानी न्यूट्रिशन मटेरियल जो हमारे पास डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना। जब हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बाकी जो मटेरियल हैं उनको बॉडी के बाहर निकाल देना। ये प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर फर्स्ट पॉइंट होता है सबसे बड़ी चीज फूड कैप्चरिंग, यानी हम लोग फूड को कैप्चर करेंगे और इंगेशंस की बात करेंगे, मतलब भोजन को पकड़ेंगे और माउथ तक ले जाएंगे। उनमें सबसे पहले क्या कह रहा है, यानी हम लोग भोजन को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, यानी फूड को कैप्चर करेंगे। द मेथड ऑफ फूड कैप्चर्स एंड इंगेशन आर रिफर्ड टू फैगो, क्या बोलता है इसको, फैगोट्रॉफी ऑफ
यहाँ पे फैगोसाइटोसिस एंड डिफर ग्रेंटली एमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ। इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, वैसे मैं इसको पढ़ के क्या करूंगा आपको तो दिख ही रहा है। वो यहाँ कहने का मतलब ये सिंपल तरीके से है कि भोजन को सबसे पहले जब हम कैप्चर करते हैं, ठीक, कैप्चर करते हैं, तो इस भोजन को कैप्चर करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा फैगोसाइटोसिस एंड फैगोट्रॉफी का। तो एक लाइन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है CSR नेट के लिए और बड़े एग्जाम जो हैं उनके लिए। क्या करेंगे, आपसे कभी पूछता है कि भैया बता कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में किस फेज पे या कौन सा ऐसा स्टेज होता है जहां पे हम न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं कैप्चर करते हैं, यानी प्रोटोजोआ के अंदर फूड कैप्चर करने की जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसको हम लोग फैगोट्रॉफी कहते हैं या फिर फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हमारे पास अलग अलग, ये देखो दोनों जो फैगोट्रॉफी एंड फैगोसाइटोसिस है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी प्रोटोजोआ के जो अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग क्लास के अंदर अलग डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने के लिए मिल चुका है। तो प्रोसेस का नाम याद रखना, मल्टीपल चॉइस के लिए भी ये आ सकता है, क्या MCQ के लिए आ सकता है, तो यहाँ से MCQ भी, और ये पहले से IMP तो हैं ही। इसको भी कहीं कोने में लिख लेना कि प्रोटोजोआ के अंदर फूड को कैप्चर करने के प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस एंड फैगोट्रॉफी कहते हैं, ठीक। द रेगुलर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्ले अ प्रिंसिपल रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें सबसे अच्छी भूमिका किसकी होती है, सबसे बेस्ट भूमिका होगी ये पूरा एक्टिविटी कराने में। बोल रहा है रेगुलर, क्या बोल रहा है, रेगुलर लोकोमोटरी ऑर्गन प्ले द प्रिंसिपल रोल, मुख्य जो भूमिकाएं होती हैं वो किसकी होती है, वो होती है हमारे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, यानी सूडोपोडिया हो सकता है, वो फ्लैजिला हो सकता है, वो सिलिया हो सकता है, वो मायोटेम्स हो सकता है, जो पिछले क्लासेस में मैंने आपको बता रखा है। उनमें से आपको कोई भी देखने के लिए मिल जाएगा जो अच्छा वाला कहीं ना कहीं मैकेनिज्म्स को कंप्लीटली वहां पे दिखा रहा होगा। एंड बट एडिशनल और specialized structures may be present for the capture and ingestion of the prey। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे प्ले मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो हमारा कहीं ना कहीं लोकोमोटर ऑर्गन जो है वो दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद भी भोजन को सही तरीके से पकड़ने के लिए, यानी कैप्चर करने के बाद इंगेशन करने के लिए, कैप्चर तो हमारा कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स कर लेगा, लेकिन उसको अंदर डालने के लिए, इंगेशंस करने के लिए, अंदर निगलने के लिए हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स के बेहतर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक, संरचनाएं पाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। ये चीज आप जानते रहना। अब उसके बाद यहाँ पे करता है सार्कोडिना की बात कर रहा है। इन सार्कोडिना यानी सार्कोडिना के अंदर की बात करें कि सार्कोडिना में एक निश्चित मुंड होता है, एक छोटा सा माउथ पाया जाता है, ठीक, क्या होता है, एक छोटा सा माउथ होता है। ऐसा तो देखने के लिए कहीं मिला नहीं, तो ध्यान देना जो सार्कोडिना होता है वहां पे जो माउथ होता है वो लैकिंग माउथ, मतलब लैकिंग माउथ, तो मतलब यहाँ पे कोई भी सर्किडना को छोड़ के बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे माउथ देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन सर्किडना के अंदर कोई भी माउथ जैसा स्ट्रक्चर्स देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अब बात करें भैया जब माउथ नहीं होता तो ये फूड एंड इंगेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी सरफेस, यानी फूड को कैप्चर करना और उसको निगलने का जो काम होता है वो बॉडी के किसी सरफेस से कर सकता है। आपने यूग्लिना को उसको अमीबा को देखा होगा, अमीबा अपने भोजन को पकड़ता है, ठीक, सूडोपोडिया द्वारा पकड़ता है, अब ससुरा क्या करता है, कहीं से निकाल लेता है, यानी कहीं किधर एक कोने से। अभी बात करेंगे जब हम लोग स्पेशली अब रिप्रोडक्शंस के केसेस में, और इसी में हम लोग अगले फेज में देखेंगे तो देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि वो कहीं से कैप्चर कर लेगा और अपने बॉडी के यानी किसी सरफेस से भी वो पूरा भोजन को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। उसमें एक विशेष डायरेक्शन में कोई भी माउथ एंगल देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे अब ये होता कैसे, कैप्चर्ड बाय द सूडोपोडिया, ठीक, क्या कहता है, सूडोपोडिया करता है, यानी सूडोपोडिया वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकता है कि बताओ भैया सर्किडना में क्या, इन सर्किडना यानी सर्किडना में जब माउथ जैसे कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते हैं तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो काम कर रहा होता है, तो ध्यान देना उनका लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं,
जिसको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। तो सूडोपोडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और वहां पे जो उसका एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म भी काफी हेल्प करता है। क्या? एंडोप्लाज्म भी काफी हेल्प करता है और एंडोप्लाज्म सारे मटेरियल को अंदर की ओर अट्रैक्शन फोर्सेस से अंदर की ओर खींच लेता है और वो आपके जो फूड वैक्यूल्स हैं उसके अंदर चले जाएंगे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग, यानी एक साइंटिस्ट भी आ गए। देखो ये लोग तो हमको एकदम उबिया के रख दिए हैं, इतने साइंटिस्ट आते हैं ना भाई साहब। कोई इसका 1910 में एक साइंटिस्ट आए, क्या 1910 में एक साइंटिस्ट आए जिसको बात किए यहाँ पे रम्बलर की बात करते हैं। क्या? रम्बलर एक साइंटिस्ट आए हैं। तो याद रखना द लंबरन इसका लंबरन है। तो अकॉर्डिंग टू लंबरन फूड interact by pseudopodia may be differentiated या affected in the following way depend upon the nature of food and their, यानी कहने का मतलब इसका एक लाइन है, कहने का है कि जो हमारे पास लंबरन नाम के साइंटिस्ट 1910 में आए थे, इन्होंने ये बताया इनके अनुसार, यानी इनकी थ्योरी थी, यानी इन्होंने दिखाया था, यानी प्रैक्टिकल किए होंगे और उसमें दिखाया था कि जो सूडोपोडिया द्वारा जब भोजन को ग्रहण किया जाता है, क्या भोजन को ग्रहण किया जाता है, तो ये भोजन के प्रवृत्ति पे निर्भर करता है और उसके आकृति पे निर्भर करता है कि वो भोजन को कैसे ले, क्या भोजन को कैसे ले और उसके प्रोसेस क्या होने चाहिए। इस प्रोसेस में उन्होंने कुछ स्टेप दिए हैं। चलो भैया आओ स्टेप दिखा देते हैं। इनमें देखो अलग अलग स्टेप है। नंबर फर्स्ट हमारे पास स्टेप दिखाई दे रहा है जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग परिधि की बात करते हैं। भैया क्या बातें हैं? परिधि की बात करते हैं, यानी उसके जो पोरिफेरल एरिया है, पोरिफेरल एरिया में क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है। क्या पोरिफेरल एरिया में क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमको ये दिखाई देती है भैया कि हमारे जो पोरिफेरल एरिया है, पोरिफेरल एरिया में जितने भी, खासकर अमीबा की बात करते हैं, अमीबा क्या करता है, कैप्चर करता है अपने एक्टिव भाग से, यानी एक्टिव भाग जैसे हमारे पास यहाँ पे चिलोमोनास के अंदर या पैरामीशियम के अंदर, क्या चिलोमिनास एंड पैरामीशियम के अंदर ये देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान देना मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे है कि इन्होंने 3 प्रोसेस दिया। 3 प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस आया इनका परिधि भाग आया था, पोरिफेरल एरिया आया था। पोरिफेरल में क्या बोले कि जो आमतौर पे, क्या आमतौर पे जो अमीबा होता है जब वो एक्टिव होता है, यानी एक्टिव जब फूड मॉलिक्यूल्स को ग्रहण करता है, तो हमारे पास जैसे चिलोमोनास और पैरामीशियम हमारे पास पकड़ते हैं भोजन को, वैसे ये भी क्या करता है, पकड़ लेता है। यानी पैरामीशियम एंड चिलोमोनास के जैसे ही ये भी भोजन को कैप्चर करता है। लेकिन सूडोपोडिया को बाहर की ओर फेंकने पर, यानी बाहर मतलब ऐसे हम फिगर दिखाएंगे अभी, बाहर की ओर अट्रैक्ट करने पर हमारे भोजन के बीच एक कह सकते हो कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है और उस कप लाइक स्ट्रक्चर्स में सारे के सारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। जब फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाता है तो हमारी अंदर की ओर जो पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो क्लोज हो जाता है और वहाँ पे वाटर के साथ पूरा फूड पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर, यानी जो फूड वैक्यूल है, खाद्य धानियाँ हैं, उनके अंदर चली जाती है। इसको हम लोग पोरिफेरल न्यूट्रिशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरिफेरल न्यूट्रिशन मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भी प्रोसेस को हम लोगों ने कहीं ना कहीं बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक्सोपोड्स की बात करेंगे। क्या करेंगे? एक्सोपोड्स की बात करेंगे। एक्सोपोड्स के अंदर यहाँ पे हमको सबसे बड़ी चीज़ दिखाई देगी, छोटे छोटे बेसिस पे हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक्सोपोड हमारा दिखाता है कि इस मेथड में हमको क्या दिखाई देगा, इस मेथड में पूरा जो एक्सोपोड होता है वो काम करता है और जो रेटिकुलोपोड होता है, क्या होता है, रेटिकुलोपोड होता है, वो दोनों काम कर रहे होते हैं और इन दोनों के द्वारा ही कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल्स का कैप्चर होता है। यानी जो हमारे पास सेकेंड पोरिफेरल एरिया है, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सोपोड एंड रेटिकुलोपोड द्वारा क्या करता है, पूरे मटेरियल को अंदर की ओर हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बैक्टीरियल जेल, आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरियल जेल होता है, क्या बैक्टीरियल जेल होता है या बैक्टीरियल गिलिया होता है, बैक्टीरियल गिलिया एंड बैक्टीरियल जेल जैसे ये मटेरियल को सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? मटेरियल को सीक्रेट करते हैं, जिसमें पूरा जो हमारा बाहर से आने वाला फूड पार्टिकल्स होता है वो इसमें फंस जाता है और फंसने के बाद ये जिस भी बॉडी में पाए जाते हैं, यानी एक्सोपोड और रेटिकुलोपोड जिस भी बॉडी में पाए जाते हैं, वहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है। वो कप
वो कप लाइक स्ट्रक्चर्स में सारे के सारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो अंदर चले जाते हैं, ठीक, और साइटोप्लाज्म उसको अंदर की ओर यानी एंडोप्लाज्म अंदर की ओर उसको ले लेता है और उस फूड वैक्यूल के अंदर उसको भेज देता है। और लास्ट पॉइंट्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे इनोग्रेशन की। तो इनोग्रेशन की बात करें, आक्रामक की बात करें, यहाँ पे इन केस में क्या होता है, इस केस में जो होल्ड फास्ट यानी एक होल्ड फास्ट होता है, ठीक, क्या होता है, एक होल्ड फास्ट आपको दिखाई देगा। इसके द्वारा हमारे पास एक टॉक्सिक मटेरियल यानी जहरीला मटेरियल निकलता है, एक एड्रेसिव सिक्रेशन मटेरियल निकलता है। और ये एड्रेसिव मटेरियल जो है या एडेसिव मटेरियल की बात कर रहा हूं यहां से, ठीक, ये टॉक्सिक एंड एडेसिव सिक्रेशंस क्या करते हैं, सिक्रेशंस ऑफ सूडोपोडियम, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज यहां बता रहा है, ठीक, कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाई देगा कि हमारे पास जो होल्ड फास्ट होता है वहाँ, और हमारे पास किल्ड बाई जितने भी लोग हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, टॉक्सिक यानी जहरीला मटेरियल देंगे। एडहेसिव सिक्रेशन मटेरियल का मतलब है कि चिपकाने वाला यानी जहरीला चिपकाने वाला कोई मटेरियल का सिक्रेशन करेंगे, किसके द्वारा, यहाँ पे सूडोपोडियम द्वारा। क्या करेंगे, सूडोपोडियम द्वारा। सूडोपोडियम द्वारा हमको एक चिपचिपा सा टॉक्सिक जहरीला मटेरियल निकलेगा, जिससे क्या होता है, जो अगल बगल जो ऑर्गेनिज्म है उसके अगल बगल कोई भी न्यूट्रिशन मटेरियल यदि जा रहा है तो वो क्या करता है, उसको अपने अंदर चिपका लेता है। और चिपकाने के बाद वो पूरा यानी जो यहाँ पे कह रहा है कि इन वेजिटेटेड की बात कर रहा है, इन वेजिटेटेड मटेरियल को पूरा अंदर ले लेगा और आक्रामक करके और पूरे के पूरे फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म के अंदर जो हमारे फूड वैक्यूल्स हैं उनको भेज देगा। यानी तीनों प्रोसेस अलग अलग थे। ये प्रोसेस नॉर्मल जनरल प्रोसेस था जो हमारा सूडोपोडिया कंप्लीट करता था, और इसमें सूडोपोडिया ही काम करता था, यानी इसमें सूडोपोडिया एंड उसके साथ साथ पाए जाने वाले जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे वो काम करते थे। इस मेथड में हमारे पास क्या था, हमारा एक्जोपोड था और रेटिकुलोपोड था, ये भी इसके जैसा ही काम करता था, लेकिन ये सूडोपोडिया था। इसमें एक्जोपोड, सूडोपोडिया के दो भाग है, एक्जोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया में पाए जाते थे, और ये बैक्टीरियल जेल का सिक्रेशन करता था। लेकिन हमारे पास लास्ट में क्या है, यहाँ पे जो सूडोपोडियम है वो एक एडेसिव सिक्रेशन करता है जो टॉक्सिक होता है, और इस टॉक्सिक होने की वजह से बाहर के जो हमारे पास अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं और इनसे चिपक जाते हैं। और ये एक्टोप्लाज्म, यहाँ पे देखो बाहर इधर एंडोप्लाज्म काम करता है, यहाँ पे एक्टोप्लाज्म काम करता है। एक्टोप्लाज्म के अंदर वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो आगे चल के अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं किसमें, फूड वैक्यूल इनसाइड इन एंडोप्लाज्म। यानी एक्टोप्लाज्म उसको कवर करेगा और बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म होगा, और अंदर जैसे जाएगा तो एंडोप्लाज्म उसको फूड वैक्यूल के पास अच्छे से कवर करके रख देगा। यानी तीनों प्रोसेस अलग अलग थे। एक इसके द्वारा हमारे पास एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, 1910 में आए थे, जिससे मैंने बात किया, इसको बात किया रम्बलर। क्या, रम्बलर अकॉर्डिंग टू लंबरन के बेसिस पे है। कभी आपसे पूछे कि लंबरन क्या है, तो उनमें ये आपके लिए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे जो आपको जानने चाहिए। अब उसके बाद ये देखो पूरा प्रोसेस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लाइट कम करते हैं ताकि मैं आपको यूग्लिना का सारा प्रोसेस समझा सकूं और अच्छे से आप क्लियर कर सके। देखो ये प्यारा सा एक टॉपिक हमारे पास दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले यानी सबसे फर्स्ट टॉपिक में क्या है हमारे पास, यहाँ पर बात कर रहा है इंगेशन। इंगेशन की बात कर रहा है भैया, तो हमारे देखो ये हमारा फूड पार्टिकल्स है, क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं, ये फूड पार्टिकल्स है, ये हमारे पास सूडोपोडिया है, तो यहाँ से क्या करेगा, भोजन अंदर की ओर जाएगा। ये हमारा सूडोपोडिया क्या कर रहा है, भोजन, यहाँ पे देखो सूडोपोडिया एक कप लाइक होता है ना, एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेगा। अब जब कप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग सेकेंड प्रोसेस, अभी आया नहीं, ये पूरा फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस में क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल्स होगा, क्या फूड पार्टिकल्स होगा, उसके चारों किनारा हमारा एक वैक्यूल बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल का नाम देंगे। और जैसे ही फूड वैक्यूल बनेगा और फूड वैक्यूल के अंदर ये हमारा मतलब एक्टोप्लाज्म से अंदर की ओर एंडोप्लाज्म में चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स होंगे जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। और तीसरे में एब्जॉर्वेशंस की एक्टिविटी होगा, यानी यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होंगे उनको एब्जॉर्ब कर जाएंगे। यहाँ पे एमल्सिफिकेशंस की बात करेंगे, यानी एब्जॉर्वेशन के बाद पूरे मटेरियल को छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ा जाएगा। और लास्ट वाले फेज में क्या होता है, इंगेशन की बात करेंगे भैया, यानी पूरे मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे भोजन
लेने का यूग्लिना के अंदर और पूरा डाइजेशन करने का। ओके, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब चौथा टॉपिक यहां से है इंपोर्ट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? इंपोर्ट की बात कर रहा है। तो हम लोग भाई 3 देखे थे, अब हम लोग चौथा देख लेते हैं कि चौथा टॉपिक क्या है। बोलता है इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास पैसिव फूड की बात कर रहा है, क्या इस केस में जितने भी निष्क्रिय भोजन होते हैं, क्या जितने भी निष्क्रिय भोज होते हैं, जैसे कि फिलामेंटल एल्गी होते हैं, ठीक, और कुछ हमारे पास अमीबा के मतलब जो फिलामेंटस एल्गी, बड़ा सा जो एल्गी होता है, वो कभी यूग्लिना के अंदर या फिर अमीबा के अंदर संपर्क में आ जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि पूरा शरीर के बाहर कुछ मटेरियल आ जाता है, कुछ शरीर के अंदर आ जाता है, इसलिए वो सही तरीके से मटेरियल को ले नहीं पाता है। तो इससे हमारे पास कंप्लीटली क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फेज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फेज दिखाई देता है। इस फेज के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। तो एक चीज ध्यान देना कि इस केस के अंदर हमारा छोटा सा पॉइंट्स होगा, यानी पैसिव जो फूड्स होता है सच जैसे फिलामेंटस एल्गी हैं, ये एल्गी क्या करता है या एल्गा क्या करता है, इस पॉइंट्स में, क्या इस पॉइंट्स की बात करें, इस पॉइंट्स में अंदर हमारे जो बड़े भोजन के कण होते हैं उसको यूग्लिना जब अमीबा सही तरीके से कैप्चर, खासकर अमीबा जब सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता है तो उसको बाहर की ओर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर की ओर निकाल देता है। और ये पूरा जो प्रोसेस आपको दिखाई देता है, ये लिटिल मोमेंटम अमीबाई यानी अमीबा के अंदर छोटा सा मूवमेंट्स होता रहता है, उसी मूवमेंट्स के अंदर अमीबाई मूवमेंट्स होता है और वहीं से पूरा भोजन बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ठीक, ये पहले वाले केस की बात कर रहा है। यहां बोल रहा है कि ऑन द पार्ट ऑफ द, ये पॉइंट छूट गया क्या कहीं से, इसको काट दो थोड़ा सा, ये पॉइंट सब काट दो, ये छूटा हुआ है, यहां से लिया गया इसको। ठीक, अब बोल रहा है द हैलोजोवंस एंड, यहाँ पे रेडुलोलेरिया की बात कर रहा है। लेरियंस कैप्चर फूड विथ, यहाँ पे किसके द्वारा? एक्जोपोडिया। किसके द्वारा? एक्जोपोडिया। एक्जोपोडिया ध्यान देना, हमने पिछले जब हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या जब हम पढ़ाए थे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, तो वहां पे एक्जोपोडिया के बारे में सही तरीके से आपको बताया गया था। यानी जो हैलोजोवंस होते हैं और यहाँ पे रेडियोलेरियंस होते हैं, वो अपने एक्जोपोडिया के साथ भोजन को पकड़ते हैं। तो ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछे कि हैलोजोवंस जो होते हैं एंड जो रेडोलेरिया होता है, क्या रेडियोलेरिया होता है या लेरियंस होते हैं, वो भोजन को किस एक्टिविटी द्वारा, किस ऑर्गेनेल द्वारा पकड़ते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए वो एक्जोपोडिया द्वारा भोजन को, वो या भोजन पे अटैक करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पूरे केस के अंदर जैसे ही ये भोजन को कैप्चर करते हैं, यानी एक्जोपोड जैसे ही भोजन को कैप्चर करता है और पूरा जो उसका मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उनसे वो चला जाता है। क्या चला जाता है? अब यहाँ पे बात है कि वहाँ पे भोजन के जो कण होते हैं, क्या भोजन के जो कण होते हैं वो अपने रेटिकुलोपोडिया, क्या रेटिकुलोपोडिया के अंदर वो फंस जाते हैं और वो धीरे धीरे अंदर एक्टोप्लाज्म से एंडोप्लाज्म की ओर बढ़ने लगेंगे। ये चीज होता है। अब दूसरी चीज है कि हमारे पास दूसरा केस है, यहाँ पे बोल रहा है मैस्टिगोफोरा की बात कर रहा है कि मैस्टिगोफोरा के अंदर क्या केस होता होगा। मैस्टिगोफोरा के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है, एक ऐसा जोन होता है, ठीक, यहाँ पे खास करके फैजिला मूवमेंट्स, क्या फैजिलर मूवमेंट्स की बात करेगा, यानी इनके द्वारा क्या होता है, द मूवमेंट्स ऑफ फैजिला हेल्प, क्या यहाँ पे मैस्टिगोफोरा के अंदर एक फैजिला होता है जो मूवमेंट्स करता है और इस मूवमेंट द्वारा, क्या इन मूवमेंट द्वारा वाटर करंट का, यानी वाटर करंट के मदद के द्वारा भोजन को अंदर कैप्चर किया जाता है और वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास मैस्टिगोफोरा के बाद यहाँ पे बोल रहा है हाइपरमेस्टिगोना की बात कर रहा है। हाइपरमेस्टिगोना के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात करते हैं कि एंड द अमीबाइड फेज, क्या यहाँ पे अमीबाइड फेज होता है, अमीबाइड स्टेप होता है, जहाँ पे सुडोपोडिया जैसे भोजन ग्रहण करता है वैसे ही हमारे हाइपरमेस्टिगिना है, यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अमीबाइड फेज के द्वारा कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ अमीबाइड फेज क्या होता है, तो आप बता देना कि जिस चरण से अमीबा भोजन ग्रहण करता है उस फेज को हम लोग अमीबाइड फेज के नाम से जानते हैं। फूड कैन बी, ठीक, इंगेज्ड आप सुडोपोडिया आल्सो, ठीक, यहाँ पे सुडोपोडिया द्वारा हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? सुडोपोडिया द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है या किया जा सकता है। अब बात करते हैं मोनास के अंदर, यानी लाइक मोनास की बात कर रहा है। लाइक मोनास में सिंपल फिलामेंट्स स्ट्रक्चर्स होते हैं,
क्या होते हैं, सिंपल फिलामेंट्स स्ट्रक्चर्स होते हैं मोनास के अंदर। और ये इनफ होता है, क्या होता है, इनफ होता है डायरेक्टली फूड को कैप्चर करने के लिए, क्या, डायरेक्टली फूड को कैप्चर करने के लिए। यानी जितने भी हमारे क्लैमिडोमोनास है, बाकी जितने भी मोनास होते हैं उनके अंदर सिंपल फ्लैजिलेट पाए जाते हैं, यानी फ्लैजिला पाया जाता है। वो सिंपल फ्लैजिला ही अपने अगल बगल के जितने भी भोजन के पार्टिकल्स होते हैं उनको डायरेक्टली अटैक करके अपने फ्लैजिला द्वारा भोजन के पूरे इंगेशंस और फूड कैप्चरिंग का काम पूरा कर देता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान देना। अगले फेज की बात करें स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इन यूग्लिना के अंदर, खास करके बात करें यूग्लिना के अंदर क्या एक्टिविटी होती होगी, इसको भी ध्यान देना है। अब हमको पता है कि यूग्लिना के अंदर एक सिंपल माउथ ओपनिंग होता है, क्या होता है, सिंपल माउथ ओपनिंग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम के नाम से जानते हैं। क्या, साइटोस्टोम के नाम से जानते हैं। ये साइटोस्टोम यहाँ पे लीड्स इन द एंडोप्लाज्म, ठीक, थ्रो एंड यहाँ पे ट्यूबुलर, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, अभी बात करेंगे, फिगर दिखाएंगे आपको, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको हम लोग साइटोफेरिंग्स का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंग्स का नाम देते हैं। एक लाइन आप याद रखना, क्या, एक लाइन याद रखना कि जो हमारा यूग्लिना होता है, यूग्लिना में एक साधारण सा माउथ खुलता है जिसे हम लोग साइटोस्टोम के नाम से जानते हैं। और ये जो साइटोस्टोम है एक टाइप का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंग्स बोलते हैं। और इस साइटोफेरिंग्स के द्वारा ही जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर एंडोप्लाज्म तक चले जाते हैं। ये लाइन आप याद रखना। अब बात करते हैं यहां से दूसरे स्ट्रक्चर्स की। इन यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोलता है, इसको हम लोग सिंपल नाम देते हैं जिसको पेरा, क्या बोलता है, पेरानेमा। पेरानेमा के अंदर, यानी पेरानेमा क्या बोलता है, पेरानेमा हार्ड, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज देखो, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी हमारे रॉड या बात करें या फिर हमारे पास फ्लैजिलर रॉड की बात करें, क्या, फ्लैजिलर की बात करें, जितने भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, खास कर ध्यान देना। पैरानिमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, इसको आप अंडरलाइन कर लेना यहाँ से इंपॉर्टेंट करके कि पैरा जो निमा है, क्या, पैरानिमा है वो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, पैरानिमा के अंदर जो भोजन का हम कहीं करके कैप्चरिंग करता है या फिर इंगेशंस होते हैं उसके मदद के लिए साइटोफेरिंग्स के, क्या, साइटोफेरिंग्स के साथ साथ एक हार्ड रॉड लाइक ग्रसनी होती है, यानी यहाँ पे फेरिंजल गिल पाया जाता है। ये फेरिंजल गिल इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जिसको ट्राइकाइड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम ट्राइकाइड के नाम से जानेंगे। तो ये चीज ध्यान देना, इनके अंदर हमारा एक फेरिंजल क्या होता है, फेरिंजल रॉड्स होते हैं या ट्राइकाइड्स होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक, हमारे बॉडी मतलब यहाँ पे पेरानिमा के अंदर। और ये साइटोफेरिंग जो है उनके साथ इनका हेल्प करते हैं, ठीक, हेल्प करते किसको, भोजन के इंगेशन में, यानी भोजन को अंदर लेने के लिए। कभी आपसे पूछ दे कि फेरिंजल रॉड किसमें होता है, यानी प्रोटोजोआ के अंदर फेरिंजल रॉड किसमें होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो फेरिंजल रॉड कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है वो हमारे जो पेरानेमा है इनके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अगला, यानी सबसे बड़ी चीज है कि द प्रोटोजोआ ऑफ्टन शो इन फूड सिलेक्शंस, यानी हमारे पास जो प्रोटोजोआ है वो अक्सर भोजन चयन में दिखाई देते हैं। यानी आप कह सकते हो कि कब ऐसे साला सब सुस्त पड़े रहते हैं, ससुरा एकदम पड़ा रहेगा वैसे ही, लेकिन जब वो क्या करता है, जब उसको भोजन चाहिए होता है तब इधर उधर भोजन के जब सिलेक्शन करनी होती है तब ये इधर उधर लगातार घूमते रहते हैं। और जब ये लगातार घूमते रहते हैं तो उस कंडीशंस में, क्या, उस कंडीशंस में ये डिफरेंट मटेरियल के साथ जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, यहाँ पे एक्टिनोबुलस की बात करें, रेडियन की बात करें, सिलेट्स की बात करें, ठीक, इनमें ध्यान से देखा जाए, क्या, इनमें ध्यान से देखा जाए तो ऐसे स्थिति में ही, यानी भोजन के सिलेक्शन के समय ही दिखाई देते हैं, बाकी ये कभी भी आपको नॉर्मल स्टेज में दिखाई नहीं देते हैं। और जैसे हमारे पास की बात करें कि यहाँ पे हल्टेरिया है, क्या है, हल्टेरिया है, हल्टेरिया गैंडिला को, क्या, हल्टेरिया गैंडिला को पकड़ लेता है, ध्यान से कोई देखा जाता है तो।
अब उसके बाद दूसरा है कि यहाँ पे भोजन को कैसे वो ग्रहण करते हैं, इसको भी नॉर्मली स्टेप में नहीं देख सकते, मतलब आंखों से तो दिखाई भी नहीं करेंगे, तो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि वो भैया भोजन को पकड़ता कैसे है, भोजन को अलग अलग। ध्यान देना कि जो हमारे प्रोटोजोआ हैं जब वो भोजन के सिलेक्शन कर रहे होते हैं तब हम लोग सही तरीके से उनको देख पाते हैं। नॉर्मल स्टडी के अंदर या नॉर्मल एग्जाम्पल के अंदर कभी भी हम लोग उनको फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हुए, क्या फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हुए हम लोग नहीं ध्यान देते। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे एक्टिनोबोलस है, एक्टिनोबोलस रेडियन है, एंड कुछ हमारे सिलेट्स ऐसे कुछ प्रोटोजोआंस हैं जिनको भोजन को पकड़ते हुए दिखाई दिया गया है, लेकिन बाकी लोगों का अता पता नहीं है। अब उसके बाद सिमिलरिटी की बात कर रहा है, कुछ और हमारे प्रोटोजोआ है। इसी तरीके से जो हमारे पास एक अलग प्रोटोजोआंस है जिसका नाम होता है डेडनियम। क्या बोलते हैं इसको? डेडनियम। तो डेडनियम है, डेडनियम के अंदर हम बात करें तो डेडनियम के अंदर हमको कभी कभी स्पेशल लैकिंग एंड फॉर, यहाँ पे पैरामीशियम की बात कर रहा है, यानी डेडनियम जो नेसुटम है को जो पैरामीशियम के लिए विशेष पसंद है, यानी कह सकते हो कि कैसे बोले इसको, हाँ इसको बोल सकते हो कि जो भैया जो हमारा पैरामीशियम है ना, क्या है पैरामीशियम है, इसको लाइक है, इसको पसंद है, ये पसंद करता है किसको, कसका है ड्यूडेनम जो न्यूसोटुअम है, क्या ड्यूडेनम या डेडिना इसको बोलते हैं डेडिनम। डेडिनम जो न्यूसोटुअम है ये हमारे पास एक ऐसा फूड पार्टिकल्स है, एक ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को पसंद करता है हमारा पैरामीशियम। तो ध्यान देना, कभी ये भी पूछ सकता है, वैसे ये तो आ नहीं सकता कि पैरामीशियम का सबसे पसंदीदा भोजन कौन सा है, तो पैरामीशियम का सबसे पसंदीदा भोजन है यहाँ पे जिसको बोलते हैं डिडनियम। क्या बोलते हैं? डिडनियम नेसुटम। तो डिडनियम नेसुटम जो है वो स्पेशल पसंद करता है हमारा पैरामीशियम। इसके जैसे कुछ और लोग हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग अपने अपने चॉइस के बेसिस पे, यानी जो अलग अलग प्रोटोजोआ है अलग अलग चॉइस के बेसिस पे मटेरियल को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जो उनकी पसंद होती है, जो उनका सिलेक्शन होता है। जैसे हमको मीट खाना पसंद नहीं है तो हम नहीं सिलेक्शन करेंगे उसका, किसी को मतलब नॉर्मल दाल भात खाना पसंद नहीं है तो नहीं खाएगा। तो वो चीज़ अलग अलग है कि अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग प्रोसेस ये कंप्लीट होते आपको दिखाई देंगे, ये लाइन याद रखना। अब उसके बाद अब हमको ये चीज़ देखना होता है भैया कि ये हमारा फिगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है फिगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एक फिगर और आया है, फिर हम कलर थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। देखो भाई अभी तक कैमरा हमारे पास नहीं है, अभी हम लोग फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और आपके सपोर्ट से धीरे धीरे हम लोग स्टूडियो बना लिया है, कैमरा भी ले लिया जाएगा, बस केवल आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहे। अब देखो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारे पास क्या क्या होगा, ये प्रोसेस है फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन का, यानी स्कीम ऑफ न्यूट्रिशन विथ इन ए फूड वैक्यूल। यानी सबसे पहले हमारे पास फेज क्या होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक। इसको कलर ही चेंज कर लेते हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि फूड यहाँ से हमारा भोजन अंदर आएगा, ध्यान देना, ये हमारे पास एक फूड वैक्यूल बनेगा, ठीक। क्या बनेगा? फूड पार्टिकल्स अंदर गया यहाँ पे, ठीक। क्या बना? फूड पार्टिकल्स। ये जो एक्टिविटी अंदर जाने की जो एक्टिविटी उसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई भी जब पार्टिकल्स किसी पार्टिकल्स के अंदर आता है तो उस एक्टिविटी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब बॉडी के बाहर कोई पार्टिकल जाता है तो उस एक्टिविटी को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक। तो फैगोसाइटोसिस के ही पार्ट्स हमको इंडोसाइटोसिस मिल जाएगा। ये इंडोसाइटोसिस हो रहा है, अंदर जा रहा है, ये फूड वैक्यूल यहाँ पे बन जाएगा फूड के चारों किनारे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? लाइसोसोम्स होंगे, और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होंगे? यहाँ पे हमारे लाइसोसोम्स होंगे, और लाइसोसोम्स के अंदर हमारे ढेर सारे एंजाइम्स होंगे। ये कैसे एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स को डिलीवर किया जाता है, क्या यहाँ पे एंजाइम डिलीवर्ड बाय लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम एंजाइम का डिलीवर करेगा। डिलीवर करने के बाद वो जो मटेरियल होगा उनका डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद उनके मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उनका एब्जर्वेशन होगा, और हम लोग इनको बाहर की ओर, देखो बोला ना, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर की ओर मटेरियल को निकाल देंगे, और यही प्रोसेस होता है फूड पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है स्टूडेंट्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कभी कभी अभी तो नोट्स देना स्टार्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
वीडियो बीच में छोड़ के जाते हो तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें गलती केवल आपकी है। वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो वीडियो के लास्ट में, वीडियो के बीच में, कहीं भी जहाँ भी टॉपिक आएगा वहाँ पे निकल जाएगा। हमको खुद पता नहीं होता जब हम क्लास लेते हैं, एक्चुअली बता रहा हूँ कि जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो हमको खुद नहीं पता होता कि आज के क्लास की टाइमिंग क्या होगी और कितना टाइम तक हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि टॉपिक अच्छे खासे मिल जाएं, आपको क्लियर कराने में टाइम लग जाए, कुछ अलग से और बातें याद आ जाएं टॉपिक के अंदर की तो और बताने लग जाए, तो वो टाइमिंग बढ़ने लगता है और ये पॉइंट टू पॉइंट्स बड़ा होते जाता है। यहाँ पे स्लाइड हमको मिल गया है। अब यहाँ बात करते हैं कि भैया जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं क्या हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये क्या हैं, ठीक। अब देखना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम में लाइसोसोम जो है मेन अदा रोल करता है, यानी लाइसोसोम द्वारा यहाँ पे सुसज्जित होता है। लाइसोसोम ही डाइजेस्टिव एंजाइम को के डिलीवरी को कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है, जो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी मिल जाता है। मिलने के बाद वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के कहीं ना कहीं एंजाइम्स का सिक्रेशंस होता है, और ये सिक्रेशन जो एंजाइम के होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर पार्टिकल्स यानी फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये लाइन आप याद रखेंगे, यानी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स निकलते हैं। ये एंजाइम्स अलग अलग प्रोटोजोआ में अलग अलग हो सकते हैं, यानी डिफरेंट प्रोटोजोआ में डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। और इनका मेन काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना ही, क्या करना, फूड को डाइजेस्ट करने का ही ये काम करते रहते हैं, ठीक। अब बात करें प्रोटीन स्लिप्टिंग की, यानी प्रोटीन स्लिप्टिंग का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ने की बात जब करते हैं, ठीक। क्या प्रोटीन विभाजन की बात करते हैं, जब प्रोटीन को तोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ से प्रोटीएज एंजाइम निकलता है। और स्टार्च की बात करेंगे, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए इमाइलेज निकलता है। क्या निकलता है, इमाइलेज निकलता है। ये आप सबने पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन के डिवाइडेशन के लिए, प्रोटीन को कहीं ना कहीं डिकम्पोज करने के लिए, अमीनो एसिड्स में डिकम्पोज करने के लिए हमको क्या दिखाई देता है, क्या मिलता है, प्रोटीएज एंजाइम मिलता है। स्टार्च को करने के लिए यहाँ पे क्या मिलता है, इमाइलेज मिलता है। एंड ऐसे ही ये जो वसा की बात करेंगे, जो हमारे पास वसा था, फैट को लिए डाइजेस्ट करते हैं तो फैटी एसिड मिलता है। ये डार्सन क्या थे, डार्सन नाम के साइंटिस्ट थे, डार्सन एंड वेल्किन 1928 में आए थे, यही दिया होगा, कहाँ गया, हाँ, डॉसन एंड वेल्किन 1928 में आए थे। इन्होंने सेलुलोज के पाचन पे भी काम किया था। क्या ऐसे ही इसी एक्टिविटी में सेलुलोज का भी पाचन होता है, क्या पाचन होता है, ठीक। अब इसी एक्टिविटी में आगे की ओर इनके कोवर्कर्स यानी इनके साथ काम करने वाले और हमारे साथ इनके साथ और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था यहाँ पे छोटा सा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड एंड उनके साथ काम करने वाले लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताने में कहीं ना कहीं बताया कि जो अलग अलग जैसे ट्राइकोनिम्फ की बात किया और पॉलीमास टिग्ना की बात किया और जैसे दीमक की बात किया, इसके जैसे ही इनके बॉडी के अंदर सेलुलोज का पाचन होता है और इनको बाद में कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। क्या बाद में इनके बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, क्या ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बॉडी के अंदर होता है। क्या ये बॉडी के अंदर होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एस्टेंटाइन होती हैं, एस्टेंटाइन के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है, वैसे इनके बॉडी के अंदर ठीक ऐसे डाइजेशन सिस्टम होते हैं। जब ये कभी भी जो हमारे प्रोटोजोआस होते हैं, प्रोटोजोआ जब कभी भी स्पेशली और शाकाहारी जैसे कुछ भी सेलुलोज खाते हैं तो उनमें पाचन होता है। तो उसके लिए अभी कोई भी जानकारी शुद्ध नहीं मिल पाई है जिसके बारे में हम बता सके और आपको सही तरीके से दिखा सके। आपके कोर्सेस में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे हमको भी नहीं पढ़ाया गया है कि सेलुलोज का पाचन आखिरकार हमारे जो प्रोटोजोआ है उनमें होता कैसे है। ठीक, ये फेस तो आपको दिखाई दे देगा। ठीक, और इनमें स्टमच भी नहीं है, बाकी चीज़ें भी नहीं, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक, अब ये चीज़ ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास हमारा छोटा सा प्यारा सा एक स्ट्रक्चर्स मिल जाता है। क्या छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा जिसको हम थोड़ा सा कलर फिर कम करेंगे। देखो फ़ोन की यही प्रॉब्लम है कि बार बार कलर कम करना पड़ता है। ये हमारा क्या है, पैरामीशिया है। पैरामीशियम के अंदर हमने बात किया था कि आपको हम दिखाएंगे क्या, इसका ओरल ग्रो। क्या दिखाएंगे, इसका ओरल ग्रो की बात करेंगे भैया। तो आपको बता रहा हूँ कि ये ओरल ग्रो की बात कर रहा है। ठीक, वेस्टिबुलम की बात करेगा तो यही देखो है, इसी को हम लोग यहाँ पे सेल माउथ क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेल माउथ बोलते हैं। और ये सेल माउथ जैसे ही भोजन इधर से आएगा, मतलब इस इधर से भोजन आएगा,
ये इसके अंदर जाएगा, ये साइटोस्टोम है, साइटोस्टोम के अंदर चला जाएगा और यहाँ से फूड वैक्यूल बनेगा और फूड वैक्यूल में ढेर सारे डाइजेशन की एक्टिविटी होंगे और उसको साइटोप्रोडक्ट के बाद ही हम बाहर की ओर निकाल देंगे और यहाँ से एनल पोर के द्वारा बॉडी के बाहर मटेरियल को निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे हमको स्लाइड मिला है, तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं, इगेशंस की बात करते हैं। अब बॉडी के बाहर हमको निकालना है तो हमको पता है कि जैसे हमारे एनिमल के अंदर मटेरियल बनता जाता है, डाइजेस्ट होता जाता है, वो बॉडी के पिछले हिस्से तक ले जाया जा सकता है, वैसे ही इनके बॉडी के अंदर सारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक, फोकल मैटर है, उनको बाहर की ओर निकालते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ठीक, इवेंटली की बात करता है, लास्ट में हम बॉडी के बाहर उसको जो हमारे पास हिंडर एंड होता है हम उनको बाद में बाहर की ओर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं मैस्टिकोफोरा के बॉडी में बात करता है या फिर सिलेटा की बात करता है। तो मैस्टिकोफोरा और सिलेटा के अंदर ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैस्टिकोफोरा एंड सिलेटा के अंदर कैसे ये एक्टिविटी होती होंगी। कभी कभी हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कंफ्यूज होते हैं कि सर जो अलग अलग फेज है उनमें क्या बोले। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है मैस्टिकोफोरा एंड सिलेटा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पास पेलिकुलेट होता है, क्या होता है, पेलिकुलेट होता है, ठीक, पेलिकुलेट तो हो पाया जाएगा, ये बड़ी चीज है। तो ध्यान देना, कभी भी ऐसे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं भैया कि इंपॉर्टेंट इसको कर लेना, क्या करना, इंपॉर्टेंट कर लेना। इंपॉर्टेंट में क्या करोगे कि पेलिकुलेट कहाँ पाया जाता है, तो पेलिकुलेट जो होता है वो मैस्टिकोफोरा एंड यहाँ पे सिलेटा जो है उनके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये हमारे पास इनमें क्या होता है, ये पेलिकुलेट क्या है, ये हमारे पास जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक, उनको बॉडी के बाहर निकालने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। यानी पेलिकुलेट का मतलब होता है बॉडी का वह हिस्सा जहां से मटेरियल को बाहर निकाला जाए, वो एक फिक्स पॉइंट जहां से मटेरियल को मिलाया जाए, इसलिए बोल रहा है ना फिक्स, यहाँ पे स्पॉट की बात कर रहा है, ठीक। हम लोग इसे एनल अपर्चर के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं इसे, एनल अपर्चर के नाम जानते हैं या फिर साइटोपाइक के नाम से भी जानेंगे। तो बड़ी चीज यहाँ से ये चीज है कि इन दोनों को ध्यान देने रहना आप कि एनल अपर्चर एंड साइटोपाइक, तो ये तो नाम पता होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे एक नाम जिसको बोला गया, क्या, यहाँ पेलिकुलेट की बात किया, तो पेलिकुलेट आपसे पूछा जाएगा तो आप घबराना नहीं, एक फिक्स पॉइंट्स होता है हमारे मैस्टिकोफोरा एंड सिलेटा के अंदर जहाँ से हम लोग बॉडी के बाहर मटेरियल को निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। ये लोकेटेड होता है यूजली पोस्टीरियर रीजन पे, कहाँ पे, पोस्टीरियर रीजन, जैसे यूग्लिना के अंदर, सॉरी पैरामीशियम के अंदर हमको देखा था, ठीक, बॉडी बट में ओपन इनटू द वेस्टिबुल, ठीक। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे पेरिस्टोम द्वारा बॉडी के बाहर वो लगातार क्या करेगा, दिखाई देगा। ये लाइन आप रखना, एक छोटी सी नली होती है, एक छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक, वेस्टिबुल यानी छोटी सी ट्यूब होगी जिसके द्वारा वो बाहर की ओर ओपन होती है। यहाँ पे जो साइटोपाइक की बात करता है, ये टेम्पोररी ओपनिंग, यानी हमको टेम्पोररी ओपनिंग होगा, विजिबल ओनली एट द टाइम, यानी जब ये इगेशन करता हुआ नजर आएगा। ध्यान देना, ये साइटोपाइक जो होता है वो टेम्पोररी, हमारे पास टेम्पोररी ओपन होता है और ये विजुअल की बात करेंगे भैया कब होता है, जिस टाइम ये भोजन को बाहर, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा होगा उसी टाइम हमको दिखाई देता है, खासकर हम बात करते हैं पैरामीशियम के अंदर तब। लेकिन जो हमारा सिलिएट है, सिलिएट के अंदर ऐसा नहीं है, वो परमानेंट ओपन होता है। जितने भी हमारे सिलिएट होते हैं उनमें मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जो साइटोपाइक्स होते हैं वो बाहर लगातार परमानेंट ओपन होते हैं। और शॉर्ट, यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रेक्टल कैनाल होता है, क्या होता है, शॉर्ट रेक्टल कैनाल होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे साइटोप्रोक्ट, क्या बोलते हैं, साइटोप्रोक्ट लीड। ध्यान देना, यहाँ पे शॉर्ट रेक्टल कैनाल होता है जिसे हम लोग साइटोप्रोक्ट के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक CSR नेट के लिए बन जाता है क्वेश्चन कि यहाँ से साइटोप्रोक्ट क्या है, तो बता देना कि जो हमारे सिलिएट होते हैं, क्या सिलिएट्स होते हैं, सिलिएट के अंदर हमारे पास शॉर्ट रेक्टल कैनाल होता है, ठीक, जो परमानेंट ओपन होता है और ये बाहर, मतलब भोजन पार्टिकल्स को बाहर की ओर निकालने में काम करता है। ये लाइन आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास पहला प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, काफ़ी टाइम लग गया, एक हम लोग फेज को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे फेज को कंप्लीट करते हैं। यानी हम लोग अभी तक देख रहे थे, क्या अभी तक हम लोगों ने देखा, स्पेशली हमारे पास था हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा हमारे पास देखो, ये इसको बना लेना, जितने भी PDF वाले बच्चे होंगे वो बना लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे दूसरा हमको पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या करना है,
होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक का मतलब है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कह रहा है ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करेगा। क्या करेगा? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करेगा। और इसमें हमारे पास क्या दिखाई देगा? ये ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होते हैं, क्या होते हैं भैया? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से इफेक्टेड होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से इफेक्टेड होता है। ये लाइन याद रखना कि हमारे पास जो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन है उसके बारे में क्या कहना है कि हमारे पास जो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन है ये स्वपोषण यानी हमारे पास ऑटोट्रॉपिक, जैसे हमारे प्लांट्स हायर प्लांट्स मैकेनिज्म करते हैं, वैसे ये एनिमल्स प्रकाश संश्लेषण के विधि द्वारा जो क्लोरोफिल है और जो फ्लैजिलेटेड हमारे पास हैं और फाइगोमैस्टिगिना है, इनके बीच खासकर ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या कहता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करेंगे एज इफेक्टेड एज ऑन ट्रॉपिकल प्लांट्स। ट्रॉपिकल प्लांट जैसे बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक, इन फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी ये दिखाई देंगे आपके लिए आपके बॉडी के अंदर। ठीक, और इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा और ये हमारे एनिमल्स फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं भैया ये क्या होता है, यहाँ पे फोटोट्रॉफी क्या होती है, सबसे बड़ी बात करता है। तो मेथड बोल क्या है? मेथड इन्वॉल्विंग सेल्फ फीडिंग एज आल्सो टर्मिट फोटोट्रॉपी। यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ध्यान देना, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता हो, क्या बनाता हो? अपना भोजन स्वयं बनाता हो, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रोफोफाइट, क्या? ट्रोफोफाइट्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म ट्रोफोफाइट्स ऑर्गेनिज्म, और ऐसे एक्टिविटी को, ऐसे फेज को हम लोग ट्रोफोफाइटी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ट्रोफोफाइसी आ गया। ट्रोफोफाइसी के बाद यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। इसमें काम कौन कौन करता है? जल काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, और इनके पार्टिसिपेशन के बाद हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो कहीं ना कहीं इनका हेल्प करता है, और कहीं कहीं क्लोरोफिल टोटली तो पाया नहीं था, लेकिन क्लोरोफिल जो होता है वो हमारे क्रोमेटोफोर्स के रूप में पाया जाता है, जो एनर्जी ऑफ सनलाइट यानी सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसके द्वारा हमारे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण इनके बॉडी में सिंथेसिस करने लगते हैं। मेन पॉइंट्स आप समझ चुके होंगे ध्यान से कि हमारे पास जो जितने भी यहाँ पे फोटोट्रॉफी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म सनलाइट की मदद के द्वारा, ठीक, अपने साथ क्रोमेटोफोर्स और हमारे क्लोरोफिल है एंड क्रोमेटोफोर्स हैं, उनके मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को साथ लेके ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च मैकेनिज्म्स को यानी स्टार्च को सिंथेसिस करने का वर्क करते हैं। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या, हम ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बोलने जा रहे हैं, आप एक लाइन याद रखना। क्या, एक लाइन याद रखना कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो दिखाई दे रहा है, क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में विघटित हो जाता है और यूग्लिना जान बना। सबसे बड़ी चीज़ कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूग्लिना के अंदर ये पूरा देखने मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, ध्यान देना, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होने लगती है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे भोजन के निर्माण में लगातार यूज होता है। और आप जानते हो कि जो वाटर है वो तो आपको मिल ही जाएगा, और वाटर के साथ साथ जितने भी हमारे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और इनके पूरे उत्पादन को लेके यानी पूरा हमारा एक कह सकते हो कि मैकेनिज्म्स होते हैं, और उस मैकेनिज्म के बाद हम लोग यहाँ पे एम्लॉयड, क्या बोलते हैं इसको, एम्लॉयड सबस्टांस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो एम्लॉयड सबस्टांस होता है इनका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टार्च के साथ साथ जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन मटेरियल के वो इनमें लगते हैं, तो इसको एम्लॉयड क्या बोलते हैं, एम्लॉयड एम्लॉयड सबस्टांस का नाम देते हैं। और इनमें क्रोमेटोफोर्स जो होता है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? क्रोमेटोफोर्स सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।
और ये क्रोमेटोफोर्स के छोटे छोटे कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉडी दिखते हैं, और ये छोटे छोटे बॉडी को हम लोग पायरेनोइड्स का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? इन छोटे छोटे बॉडी को हम लोग पायरेनोइड्स का नाम देते हैं। ये पायरेनोइड्स भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब उसके बाद द मोस्ट कैन रिजर्व कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करते हैं? अपने बॉडी में रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं? रिजर्व करने लगते हैं। किसके फॉर्म में? एमाइलम के फॉर्म में। एमाइलम की बात करें, क्या करते हैं? एमाइलम, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछे कि इनकी बॉडी में क्या स्टोरेज होता है, तो आप ध्यान देना है कि ये कार्बोहाइड्रेट को एमाइलम के रूप में अपने बॉडी में क्या यूज कर लेते हैं। यूग्लिना के अंदर स्टार्च बनता है जिसे हम लोग पैरामाइलिन कहते हैं। ठीक, तो आगे बोल रहा है कि यहाँ पे यूग्लिना के अंदर क्या बनेगा? सिमिलर स्टार्च, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामाइलिन बोलते हैं। ठीक, और ये कैसा होगा? कलर्ड ब्लू, ठीक, विथ आयोडीन, यानी जब हम लोग आयोडीन के साथ इसको मिलाते हैं तो ये नीले रंग नहीं होता है। ध्यान देना, मतलब ये कलरलेस ही आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझाना जरूरी है। कुछ अलग पॉइंट्स और हैं, लेकिन बोल रहा है कि कुछ अलग अलग प्रोटोजोआ के अंदर, जैसे पैरामीशियम के अंदर है, पैरामीशियम है, बाकी चीज़ें हैं। ठीक, तो पैरामीशियम बर्सीरिया, हाँ, पैरामीशियम बुर्सीरिया की बात करें, ठीक, और इनके साथ साथ जो हमारे पास स्टोरर पॉलीमर्स हैं, इनकी बात करें, इनमें क्रोमेटोफोर्स नहीं होते। ध्यान देना, पैरामीशियम के अंदर क्रोमेटोफोर्स नहीं है। ठीक, और जो हमारे स्टोरर पॉलीमर्स हैं, इनके अंदर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारे आल्सो नॉट हेलोजोइक। क्या? आल्सो नॉट हेलोजोइक, ये हेलोजोइक भी नहीं होते हैं। क्या? ये हेलोजोइक भी नहीं होते हैं। लेकिन 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 एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे है कि वे, ठीक, दे बट और एबल टू, ठीक, यानी ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट मटेरियल को कहीं कहीं कंप्लीट करने के लिए इनके साइटोप्लाज्म के अंदर रहने वाले, यानी इनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? ठीक, उनको संबियोटिक, क्या बोलते हैं? संबियोटिक ग्रीन एल्गी होता है, जैसे हमारे पास मिल जाएगा जिसका नाम है जुकलेरा। क्या? जुकलेरा। तो जुकलेरा जो है वो हमारे कहाँ मिलता है? वो पैरामीशियम बॉडी के अंदर मिल जाएगा, वो सक्टोरर के अंदर मिल जाता है, उसके अंदर होता है, और वहाँ से वो फोटोसिंथेसिस करता है इनके साइटोप्लाज्म में, और वहाँ से वो मैकेनिज्म अच्छा खासा निभा रहा होता है। और सिम्बियोटिक का मतलब है कि एनर्जी जो बनाएगा वो बॉडी को भी देगा। मतलब समझ आया ना कि सिम्बियोटिक ग्रीन एल्गी होता है किसके अंदर? हमारे पैरामीशियम के अंदर, और ये पैरामीशियम के अंदर रह के न्यूट्रिशन मटेरियल को कहीं ना कहीं लेते रहते हैं। और वो न्यूट्रिशन मटेरियल कहाँ से आता है? वो आता है यहाँ पे जुकलेरा के पास से। क्या आता है? जुकलेरा के पास से आता है, और जो इनके बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब अगला हमारे पास है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं सेफ्रोजोइक न्यूट्रिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सेफ्रोजोइक का मतलब होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि सेफ्रोजोइक न्यूट्रिशन जस्ट ये जो हमारे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करेगा। क्या करेगा? स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करेगा। हमारे सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? सड़े गले डेड मटेरियल की बात करें, जो डेड मटेरियल होता है वहाँ से सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं एक्टिविटी होते रहते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं इनको ऑस्मोट्रॉफी भी कहते हैं हम लोग। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ऑस्मोट्रॉफी जो हमारे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर ऑस्मोट्रॉफी होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान देना, जो हमारे पास स्पेशली बात कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर ऑस्मोट्रॉफी की एक्टिविटी होती है, जिसे हम लोग सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो याद रखना, ऑस्मोट्रॉफी, हैशटैग ऑस्मोट्रॉफी। तो ऑस्मोट्रॉफी का एक्टिविटी होगा, ठीक। और इस टर्म में क्या होता है, ये पूरे वेरियस टाइप के जितने भी हमारे प्रोटोजोआ हैं, यानी पैरासिटिक प्रोटोजोआ की बात कर रहा हूं। क्या? पैरासिटिक की प्रोटोजोआ की बात कर रहा हूं, जो हमारे फ्री लिविंग करते हैं, कलरलेस, इनमें फ्लैजिला स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कलरलेस ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। और इनके बीच पूरा जो मटेरियल होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये लगातार ऑर्गेनिक मटेरियल को, यानी कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड विथ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो कनेक्टेड होती है किससे? ऑर्गेनिक मटेरियल के सबस्ट्रेंस से, और वहां से वो लगातार क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ये चीज आप ध्यान देना। और अगला फेज कह रहा है कि इनके पास
सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब दे डू नॉट पोसेस एनी स्पेशल ऑर्गेनिज्म फॉर इंजेक्शंस बट ओबीडिएंट, ठीक, न्यूट्रलिज्म। यानी सबसे बड़ी चीज यहां से कह रहा है कि इनके जो यूग्लिना मतलब ये जो हमारे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, इनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गेनिज्म नहीं होता है जिसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण कर सके। यानी एक लाइन याद रखना कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वही प्रोटोजोआ करेंगे, ऐसे प्रोटोजोआंस करेंगे जिनके अंदर कोई भी कहीं ना कहीं इंगेशंस करने के लिए, भोजन को कैप्चर करने के लिए कोई भी पार्टिकल्स मतलब कोई सी भी पार्टिकल्स को अपने अंदर लेने के लिए कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता, ठीक, कोई भी विशेष अंग नहीं होता। लेकिन ये जो इनकी बॉडी की सरफेस होती है, ये बॉडी के सरफेस से ही किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, किसी ऑर्गेनिक मैटर से अटैच होके लगातार वहां से भोजन को ग्रहण करते रहते हैं। ये लाइन आप याद रखना। अब अगले फेज की बात कर रहा है। अगले फेज में हम ये देखेंगे कि अब जिस भी फेज से ये ऑर्गेनिक मैटर जहां पे डिजॉल्व होता है, क्या जहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व होता है उसी जगह ये लगातार पाए जाते हैं। यानी ऑर्गेनिक मटेरियल यदि बगल में डिजॉल्व है, आपके घर पे है, घर के बाहर है, कहीं भी होगा, तो हमारे जितने भी सेप्रोफाइटिक प्रोटोजोआंस होंगे वो वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और खासकर ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बैक्टीरियल द्वारा जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट्स को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज जब हो जाता है, प्लांट और एनिमल जब बैक्टीरियल द्वारा डिकम्पोज होता है, तब हमारे ये प्रोटोजोआ जो होते हैं वहां ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे चिपक कर उससे लगातार न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और वहां पे पूरा न्यूट्रिएंट मटेरियल को खत्म कर देंगे। ये चीज याद रखना, ठीक। अब हम लोग अगले फेज में चले। अगले फेज की बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। अब यहाँ पे कहता है क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे डिजॉल्व है, क्या जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व है वहां से वो कनेक्टेड होने के बाद हमको क्या दिखाई देगा, सेम पैरासाइट, जो पैरासाइट्स होते हैं ना, कुछ पैरासाइट्स की बात करेंगे जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, आप इसके बारे में नाम जानते होंगे, ठीक। जैसे हमारे कुछ पैरासाइट्स हैं, उनमें एक पैरासाइट्स है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बाद हमारे पास दूसरा है जिसको बोलते हैं बैली, क्या बोलते हैं, बैलेटिडियम। तो बैलेटिडियम कोलाई है, ठीक। ये बात करता है इंगेज सॉलिड फूड पार्टिकल्स एंड और होलोजोइक, ठीक। सबसे बड़ी चीज है कि ये भोजन, यानी दो लोग हैं, किस कौन कौन से, ये पैरासाइट, ये पहले ऐसा पैरासाइट्स हैं, यानी दो पैरासाइट को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि ऐसे पैरासाइट्स का नाम बताइए जो सॉलिड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हो, तो हमारे पास एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड दूसरा हमारे पास है जिसका नाम है बैलेंटिडियम। तो बैलेटिडियम जो है, बैलेंटिडियम और बैलेटिडियम कोलाई एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारे पास ऐसे दो हमारे पास पैरासाइट्स हैं। ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जस्ट लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशंस के रूप में, ठीक। और ध्यान देना, और ये हमारे बॉडी के सरफेस से लगकर लगातार होस्ट के जैसे हमारे जो टिश्यू होते हैं, ठीक, हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, ठीक, टिश्यू से लगातार यानी डिकम्पोज टिश्यू से लगातार मटेरियल को अब कहीं ना कहीं ग्रहण करते रहते हैं, ठीक, एक पैरासाइट्स के रूप में। यानी इनके बॉडी के सरफेस से भी न्यूट्रिशन होता है और ये सॉलिड मटेरियल को भी कहीं ना कहीं अपने बॉडी के अंदर ग्रहण कर सकते हैं। दो नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा जरूर, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एंड हमारे पास दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं, जहां तक संभव होता है पॉसिबल की बात कर रहा है भैया, ठीक। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, क्या जितने भी एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट हो रहे होते हैं, यानी जो भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं, क्या जो भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं वो लगातार, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों पैरासाइट की बात कर रहे हैं, इनके बॉडी में जो भी एंजाइम सीक्रेट होता है, ये एंजाइम जब सीक्रेट करते हैं तो वहां से जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब होकर, ठीक, घुलन अवस्था में, यानी वो सॉल्युबल स्टेज में, जितने भी सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे सॉल्युबल स्टेट, ठीक, के अंदर चले जाएंगे और पूरे टू एब्जॉर्वेशन, मतलब धीरे धीरे एक्टिविटी होता है। मतलब इनमें कहीं ना कहीं सेप्रोफाइटिक कंडीशन काफी अच्छा दिखता है, लेकिन जब सेप्रोफाइटिक कंडीशन नहीं मिलता तो ये आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन करके धीरे धीरे एक्टिविटी को अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा।
अब आगे बात करते हैं कि इनमें कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम ऑफ वैक्यूल की जो इनकी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यानी इनके बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक, हम जिसे क्या कहते हैं, जिससे हम लोग एक छोटा सा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसे एक छोटा सा नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पूसले। क्या बोलते हैं? पूसले। तो पूसले इंपॉर्टेंट कभी आए तो याद रखना कि हम लोग ने आपको बताया था कि जो हमारे पूसले है, तो पूसले एक हमारे पास वैक्यूल है, कॉम्प्लिकेटेड वैक्यूल है जो हमारे एंटम्बा हिस्टोरिटिका के अंदर पाया जाता है, जो एंजाइम को सीक्रेट करके बाकी काफी अच्छे मटेरियल को यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म करेगा। ठीक, ये कहाँ मिल जाएगा? ये हमारे मिल जाएंगे मैराइन के, जो हमारे पास यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, उनके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये स्पेशल ऑर्गेनेल्स होता है जो सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड हेलोजोइक न्यूट्रिशन दोनों में पाया जाता है, और एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो डिकम्पोज करता है किसको? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ओके, आगे ध्यान देना, यहाँ पे चौथा नंबर है पिनेकोसाइट्स। क्या है? पिनेकोसाइट्स की बात कर रहे हैं। 1 घंटे का ऊपर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिनेकोसाइट्स की बात करें, पिनेकोसाइट्स का मतलब क्या भैया, इसके बारे में बात करें या फिर इसको पिनोसाइट्स की बात करें या साइटोसिस की बात करते हैं। देखो भैया, ये पिनोसाइटोसिस क्या है? क्या है? पिनोसाइटोसिस क्या है? पिनोसाइटोसिस एक इनमें हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंजेक्शंस की एक्टिविटी होती है वो जो लिक्विड फ्लूइड होता है, कैसे द्वारा होता है? लिक्विड फ्लू के मतलब लिक्विड जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा ये होता है। ये कहाँ होता है? ये बॉडी के सरफेस पे होता है। क्या होता है? बॉडी के सरफेस पे होता है, इसलिए हम इसे पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसे हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। तो भैया ये भी देखो IMP है, याद रखना कि सेल ड्रिंकिंग कहाँ होती है? तो हमारे अंदर जब कोई भी सेल किसी सेल से अटैच होकर वहां पे लिक्विड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है तो उस सेल को हम लोग सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। ठीक, तो यहां से क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे पिनोसाइटोसिस की एक्टिविटी है वो लिक्विड फूड पार्टिकल्स द्वारा होती है, और ये बॉडी के सरफेस यहाँ पे कंप्लीटली डिजाइन होते हैं जो हमारे लिक्विड फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सके, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। और ये अमीबा के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? रिप्रेजेंटेड अमीबा जो होते हैं, एंड हमारे अलग जो सेप्रोजोआन्स होते हैं या सिलिएट्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेप्रोजोआन एंड जो सिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी आपको करते हुए दिखाई देंगे। हमारे पास हमारे जो डोयल नाम के साइंटिस्ट थे 1934 में आए थे, मास्ट एंड डोयल, इन्होंने स्टडी किया पहली बार तो बताया कि जो हमारे पास अमीबा प्रोटियस होता है, क्या होता है? अमीबा प्रोटियस होता है। अमीबा प्रोटियस में ये एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। क्या अमीबा के अंदर ये एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है? ऐसा है? नहीं। ठीक, ये दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया 1934 में, ठीक, अमीबा में पहली बार 1934 एक्टिविटी में मास्ट एंड डॉयल के द्वारा जब स्टडी किया गया था, उस स्टडी में बताया गया लोगों को कि हमारे पास कि जो अमीबा होता है उसके पूरी बॉडी पे पिनोसाइटोसिस की एक्टिविटी नहीं होती है। क्या होती है? पिनोसाइटोसिस की एक्टिविटी नहीं होती है। एक यदि लिक्विड कंडीशन में इसको घोला जाता है तो इसके कुछ बॉडी के हिस्से पे पिनोसाइटोसिस चैनल बनते हैं। क्या बनते हैं? पिनोसाइटोसिस चैनल बनते हैं, और ये चैनल के निचले सिरे पे एंडोप्लाज्म में जाकर कुछ छोटे छोटे जो खाद्यान्नियां होती हैं उनके रूप में बंद हो जाते हैं। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पिनोसाइटोसिस की एक्टिविटी अमीबा के अंदर देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन जब अमीबा को किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के अंदर डाला गया तो वहां से क्या हुआ? उनकी जो बॉडी की सरफेस थी वहां पे पिनोसाइटोसिस चैनल का फॉर्मेशन हुआ। वो चैनल का जो फॉर्मेशन था उस चैनल के फॉर्मेशन के द्वारा ही, एक उस अकॉर्डिंग चैनल फॉर्मेशन के द्वारा ही वहां जो मटेरियल थे वो बॉडी के अंदर जाने लगे। अब जब बॉडी के अंदर जाने लगे तो लोगों ने बोला कि वो बॉडी के अंदर जाकर छोटे छोटे वो क्या बना लगे? वहां पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करने लगे। वो फूड वैक्यूल आगे चल के इनके न्यूट्रिशन में यानी अमीबा प्रोटियस के न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होने लगा। ये लाइन आप याद रखिएगा। ठीक, अब क्या करता है कि हमारे पास पूरा ये मैकेनिज्म था। अब ये है कि पिनोसाइटोसिस हेल्प द ठीक
हमारे पास स्पिनोसाइटोसिस जो एक्टिविटी है वो खासकर जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, हाइयर मालिक्यूल्स हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स के, उनको हम लोग अदर मालिक्यूल से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया जो है वो बहुत ही नॉर्मल है और बाकी प्रक्रियाओं से सस्ता होता है, सरल होता है। कम टाइप में ये एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला फेज हमारे पास दिखता है कि जो पिनोसाइटोसिस है, ये इसका एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं। क्या है एग्जाम्पल पॉइंट्स? हम थोड़ा सा ये आपको कलर थोड़ा सा डाउन करें तो आपको ये शायद दिखाई दे दे कि हमारे फेज क्या है। वैसे ये मैं पूरा फिगर जो है वो नोट में आपको दे रखा है, आपने वहाँ पे देख चुका होगा। अब यहाँ पे देखो बात करता है कि ये हमारे पास पिनोसाइटोसिस और इन अमीबा के अंदर है, जो अमीबा की बॉडी होती है, और यही देखो है हमारे पास जिसका नाम था पिनोसाइटोसिस चैनल। क्या था? पिनोसाइटोसिस चैनल था। इसी पिनोसाइटोसिस चैनल के द्वारा ही मटेरियल अंदर की ओर जा रहा है। क्या? मटेरियल अंदर की ओर जाता है और अंदर जैसे आता है तो यहाँ पे पिनोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? पिनोसोम का फॉर्मेशन करता है और यही पिनोसोम आपस में इकट्ठा होके क्या बनाते हैं? स्पेशली आपको डिजाइन कर देंगे फूड वैक्यूल का, और फूड वैक्यूल की सारी जो एक्टिविटी है आप तो उसको जान ही रहे हो। ठीक, आगे है हमारे पास पैरासाइट। क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। चलो भैया आगे हम इसके पूरे लाइट को बढ़ा लेते हैं। ठीक, क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। अब बात करते हैं यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटिस क्या होते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, जो हमारे पास पैरासिटोस की बात करें कि पैरासिटोस का मतलब होता है कि एक ऐसे एनिमल जो बगल किसी एनिमल में बैठे हों और उससे वो लगातार न्यूट्रिशन ले रहा हो। कटिंग कटिंग कटिंग। चाय पियो ना भैया, इनको भी चाय दो, हम बनारस वाले हैं। लावा लावा दूध चाय लावा, इनका भी एक दे एक हमारा के दे। तो वो जो कंडीशंस है तो वही कंडीशन यहाँ भी है कि वो जहाँ पाया जाएगा बगल वाले से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो चलो देखो क्या कहता है। कहता है यहाँ पे पेज के हमारे पास जो प्रोटोजोआ की ऑल क्लासेस लिव एंड जो पैरासाइट्स हैं, ठीक, उनके बॉडी के अंदर यानी किसी बॉडी के अंदर वो क्या बनाते हैं? वो रहते हैं, किसी बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक, और जिस बॉडी के अंदर वो रहते हैं उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं। और जो हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जो हमारा क्लास होता है जिसको हम लोग स्पोरोजोआ का नाम देते हैं। क्या? स्पोरोजोआ का नाम देते हैं। स्पोरोजोआ क्लास में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं हमारे पैरासिटिक कंडीशंस को यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब मतलब कंप्लीटली डिजाइन करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान देना। यानी हमारे पास एक लाइन में कि जो हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो हमारे सेफ्रोजोआ जो हमारा क्लास है उस क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन नहीं पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक, और ये जिस भी बॉडी में रहते हैं उस बॉडी को हम लोग होस्ट सेल का नाम देते हैं। क्या देते हैं? होस्ट सेल का नाम देते हैं। ये लाइन आप याद रखना। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि हमारे पास जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक, क्या पैरासाइट्स होते हैं हमारे पास जूलॉजिकली बात कर रहा है और होलो और जूलॉजिकली बात कर रहा है समटाइम इन द पैरासाइट्स इन यूज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि आखिरकार जो हमारे जितने भी जो कह सकते हो क्या जो पैरासाइट्स होते हैं या फिर हमारे पास होलोजोइक था और होलोफाइटिक था, वो कहीं ना कहीं कभी कभी किसी किसी स्टेज में वो सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को छोड़कर वो चले जाते हैं पैरासिटिक कंडीशंस में चले जाते हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि कभी कभी परजीवी शब्द का जो उपयोग है वो पोषण के लिए किया जाता है। क्या? पोषण के लिए किया जाता है। और ये पूरा खुद में जो एक है पोषण की एक्टिविटी यानी न्यूट्रिशन की एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। यानी जो हमारे पास पैरासाइट वर्ड है वो लगातार न्यूट्रिशन के लिए यूज होता है। और इनके साथ साथ जो हमारे आंशिक रूप से जितने भी हमारे सेफ्रो हैं या जूलॉजिकली हैं या हाइलोजूलॉजिकली हैं, इनको भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास पैरासाइट्स हैं। क्या? पैरासाइट प्रोटोजोआ होते हैं वो दो प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? दो प्रकार से भोजन को प्राप्त करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है वो भोजन को लूट पाट करके यानी जबरदस्ती खींच लो, और दूसरा होता है कि उनके एनिमल्स को लगातार अटैच करना। तो चलो आओ देखते हैं कि लूटपाट कैसे करता है और एनिमल से। जैसे देखो दो ही चीज़ होता है किसी से जबरदस्ती खाने का, या फिर उसको चापलूस बना लो। क्या कर लो? उसको चापलूस बना लो, उसको चापलूस हो जाओ उसके, और जिसे वो चमचे कहते हैं चमचे हो जाओ तो वो खिलाएगा आपको, या फिर किसी का चोरी कर लो उसको छीन के भाग जाओ तो आपको फायदे में हो गया। तो दोनों केस में क्या कह रहा है पैरासाइट? चलो आओ देखते हैं। ठीक,
नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है जहाँ से कहता है फूड रॉडर्स, ठीक, कि मतलब इसको कहते हैं हम लोग लुटेरे। क्या कहते हैं इसको? लुटेरे, यानी इसको बोलते हैं कैम्सल। क्या बोलते हैं? कैम्सल। तो कैम्सल्स की बात करते हैं, तो कैम्सल्स की बात करें यानी हम फूड रॉडर्स की बात करेंगे, लुटेरे की बात करेंगे, भोजन को लूटने वाले रॉबर्स। तो भोजन को रॉबर्स की बात करें तो द फूड रॉबर्स फीड ओपन द रॉ मटेरियल, टेक डाइजेस्ट फूड इन द होस्ट। यानी कहने का मतलब है भैया कि जैसे ही हमारा जो होस्ट सेल होता है, क्या जैसे ही हमारा होस्ट सेल होता है वो उनके बॉडी में जैसे ही पहुंचता है और ये क्या करते हैं? भोजन को ऊपर से ही खा जाते हैं। क्या करते हैं? भोजन को ऊपर से ही खा जाते हैं। जैसे हमारे पास कहने का मतलब है कि यहाँ से ये ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है, इधर से भोजन चला, यहाँ भोजन आया, ये इधर ही चिपक जाएंगे, ठीक, इधर ही पाया जाएगा ये हमारा, ठीक। ये किसको क्या बोल रहा है? ठीक, ये इधर ही पाया जा रहा है। अब ये भोजन यहाँ आया, इस भोजन को जाना था यहाँ, लेकिन इस बीचवे में से क्या किया? इसको स्टूडेंट यहाँ से खा गए, ठीक, यानी लूट पाट कर लिया। लाइक किसके जैसे कार्य बात कर रहा है, यहाँ पे नाम दे रहा है, इसका नाम देखो, इसको बोल रहा है कि यहाँ पे नेक्टो, क्या बोलता है इसको? इसको बोलते हैं नेक्टोथोरस की बात करता है, ठीक। और यहाँ पे बाल्टिनी, क्या बोलते हैं? बाल्टिनिडियम की बात करते हैं, बाल्टिनिडियम एंड नेक्टोथोरस की बात करते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो सॉलिड फूड पार्टिकल्स इंगेज्ड, यहाँ पे सॉलिड फूड पार्टिकल्स इन द होलोजोइक माइनर। यानी सबसे बड़ी चीज यहाँ से लिया जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं? भोजन के जो ठोस कण होते हैं यानी उनको भी ये लगातार ग्रहण करते हैं। जैसे हमारा, जबकि जो हमारे पास ओपेलिना है एंड हमारे पास ग्रेजरीन है, हाँ, ओपेलिना है और गेजरीन है, ये जो होते हैं ये तरल पदार्थों को यानी जो लिक्विड फ्लूइड होता है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो याद रखना दो चीजें हैं कि जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं भैया? सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए नेक्टोथोरस एंड यहाँ पे बाल्टिन, क्या बोलते हैं? बाल्टिडियम है या डीएम बोल सकते हो, बाल्टिडियम है। ये दोनों क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी कैसा? सॉलिड मटेरियल में। दूसरा कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ग्रेंजियम है, ग्रेंजियन बोलते हैं इसको, और ओपलिना नाम याद रखना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, ओपलिना। एंड दूसरा पार्टिकल्स है जिसको बोलते हैं ग्रेजरीना बोलते हैं, ग्रेजरीना। ये क्या करते हैं? ये हमारे पास लिक्विड फूड को क्या करते हैं? बॉडी के अंदर लेते रहते हैं। इनका जो मेथड होता है वो होता है डिफ्यूजन का। क्या होता है? डिफ्यूजन का मेथड होता है। ये बॉडी सरफेस पे चिपक जाते हैं और लगातार सेफ्रोजोइक माइनर में, ठीक, लगातार न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक। ये हमारी बॉडी को हम लोग इनको इंडो, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इनको इंडो कैमेल्सन्स, क्या बोलते हैं? कैमेल्सन के नाम से जानते हैं। इंडो कैमेल्सन का मतलब होता है आंतरिक लुटेरे। हमको पता नहीं है कि हमारे अंदर लुटेरे लगे हैं, हम भोजन खाए जा रहे हैं, भोजन खाए जा रहे से सही, हम भोजन खाए जा रहे हैं, भोजन खाए जा रहे हैं, अंदर जा रहा है, हमारे पेट में गया, लेकिन उधर से बाहर से ये क्या गए? खा पी के सब चटपट हो गए और अंदर गया ही नहीं, हमको न्यूट्रिशन मिला ही नहीं, तो हम दिन पे दिन क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। दूसरा है पैथोजेनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैथोजेनिक। अब बोलता है कि पैथोजेनिक जो प्रोटोजोआ है वो फीड ओपन द लिविंग सबस्टेंस, ठीक, यानी बाहर से ही क्या करते हैं? होस्ट बॉडी, यानी होस्ट बॉडी से लगातार चिपक जाएंगे और लगातार वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। बोल रहा अबाउट 26 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। अब तक हम लोग देखे हैं कि ह्यूमन के अंदर, यानी मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर 26 प्रकार की ऐसी अलग अलग प्रोटोजोआ की जो स्पीसीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना कि ह्यूमन के अंदर अब तक 26 से ज्यादा, जो 26 टाइप की डिफरेंट स्पीसीज है जो परजीवी के रूप में हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं और लगातार न्यूट्रिशन यहां से लेते रहते हैं। ये लाइन आप याद रखना। अब बात करते हैं भैया कि पैरासाइट्स करते क्या है? पैथोजेनिक की बात करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफिकल्ट बात करें, ठीक, ड्रेडफुल की बात करते हैं, अलग अलग टाइप की डिजीज को क्रिएट करते हैं, जैसे लाइक मलेरिया है, ठीक, अमीबॉइटिक डेंगू है, स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक, उसके बाद डिप्थीरिया है, फाइलेरिया है, सही फाइलेरिया नहीं होगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे जो डिजीज हैं वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा होता है। एंटमाइस्टोलिटिका है, ठीक, जियार्डिया लैम्बिला है
एंड हमारे पास ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है, ठीक। ऐसे ढेर सारे जो हमारे प्लाज्मोडियम मलेरी है, ठीक, प्लाज्मोडियम पेल्सीपेरम है, ठीक। ये हमारे जो हैं काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, किसके, पैथोजेनिक क्रिएट करने वाले। यानी कभी भी आपको पैरासाइट की बात किया जाएगा तो इन लोगों का नाम जरूर आएगा। बात करता है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात करते हैं भैया कि दो चीजें यहाँ पे और ध्यान दे देना, ठीक। जो फूड लेने की बात होती है वो होलोजोइकली होती है, ठीक। अब सबसे बड़ी जो सॉलिड फूड जो होता है वो एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका होता है वो सॉलिड फूड लेता है, लेकिन सेफ्रोफाइटल के तरीके से। लेकिन जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी होता है, जो हमारे प्लाज्मोडियम कहीं ना कहीं कवर करता है, ठीक। तो कभी यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट में ये आता है, ध्यान देना, ठीक। कभी आपसे पूछा जाएगा कि एंडोऑस्मोसिस, तो कभी पूछा जाएगा कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो किस एक्टिविटी द्वारा हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो ऑस्मोसिस ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन एंडोऑस्मोसिस दिया होगा, तो आप वहां पे एक्टिविटी में क्या लगाएंगे, एंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी को ही वहां पे शूट आउट करेंगे, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखना। अब अगले फेज की बात करें, हमारे पास अगला है जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग छोटा सा नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कोप्रोजोइक। क्या बोलते हैं, कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन। आखिरकार भैया क्या है मीनिंग, जो मतलब ढेर सारे जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ होते हैं वो फीड ओपन, यहाँ पे बात करता है जो अलग अलग हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उन पे ये अपने न्यूट्रिशन यानी उनके जो वेस्ट मटेरियल हैं उनसे अपने न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं। तो ध्यान देना, ढेर सारे जितने भी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार न्यूट्रिशन मटेरियल को एब्जॉर्ब रखने के लिए वो जितने भी एक से अधिक जितने भी मटेरियल होते हैं जो बाहर निकाल दिए जाते हैं दूसरे किसी जीव के द्वारा, क्या, दूसरे किसी जीव के द्वारा, जैसे किसी की टट्टी हुई ना, वो पुट्टी हुआ, वो बाहर निकल गया, ठीक, वेस्ट मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो बाहर निकल गया, तो जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उस पर अटैक करके वहां से वो न्यूट्रिशन मटेरियल को लगातार लेते रहते हैं, ठीक। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, आप एग्जाम्पल को तो याद कर लेना, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, हो जाएगा। देखो मेरे को प्यास लगी है बहुत जोर से, क्या, मेरे को प्यास लगी है, बस क्लास खत्म कर ले तो भी चले, 1 घंटे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक की बात कर रहा है, 7वें नंबर में बात करेंगे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की। यहाँ पे 5 टाइम्स दिए गए हैं, तो पहले ही बात करते हैं नंबर 1 की। हमारे ढेर सारे जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के मेथड को लगातार कंप्लीट करते हैं, वो डिफरेंट टाइम में, वो डिपेंड करता है ओपन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्या, एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी वातावरण का जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है कि हमारे प्रोटोजोआ किस तरीके के न्यूट्रिशन को करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रोटोजोआन जो होते हैं, यानी प्रोटोजोआ का जो एनिमल है वो एक ही एनिमल है, लेकिन वो डिफरेंट न्यूट्रिशन को जब कवर करने लगता है, जैसे एंटोमा हिस्टोलिटिका था, ठीक। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैं हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मीसोट्रॉपिक का नाम दे देते हैं, क्या, मीसोट्रॉपिक नाम देते हैं। ये अप्लाइड होता है हमारे मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्या, मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे हमारा यूग्लिना है, यूग्लिना हमारा ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है, ठीक। इनमें ग्रीन की बात करते हैं, ग्रीन कलरेशंस का मटेरियल होता है, और डार्क इनमें लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड मीडियम होता है, वहां से भी ये मटेरियल लेते हैं, मतलब इनको लिक्विड कंडीशन में यदि रखा जाए तब भी ये मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इन्हें कभी भी हम ऐसे बाहर वाटर में छोड़ दे तो भी ये वहाँ से लगातार क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इनके अंदर जितने भी हमारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनके द्वारा न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। और ध्यान देना, ये कैपेबल होते हैं टू कैरी ऑन बोथ होलोजोइक और यहाँ पे सेफ्रोजोइक न्यूट्रिशंस को। यहाँ से ये देखा जाएगा तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि हमारे पास अगला बोल रहा है कि इनको हम लोग स्पेशली होलोजोइक, क्या बोलता है, होलोजोइक जितने भी सिलेट्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के द्वारा कहीं ना कहीं लंबे समय तक जीवित कर सकते हैं या जीवित रख सकते हैं। ये लाइन आप याद रखना। अब हमारे पास आता है यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल, क्या आता है, रिजर्व फूड मटेरियल।
अब जब रिजर्व फूड मटेरियल की बात आती है, क्या आती है, रिजर्व फूड मटेरियल की बात आती है, तो हमको पता होना चाहिए सबसे बड़ी चीज़ है, हमने लगातार कई बार ये बताया है कि यहाँ पे ग्रेन्यूल्स के रूप में जो वैक्यूल होता है, उनमें वैक्यूल के अंदर यानी अधिकांश जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें उनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में अलग अलग डिफरेंट स्पेशल टाइप्स के कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ वैक्यूल होते हैं, कुछ क्रिस्टल होते हैं, ठीक, उनके रूप में मटेरियल पाया जाता है, ठीक। और इनका जो उपयोग होता है वो बाद में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक। जब काफ़ी टाइम तक इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो ये अपने बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए ये अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान देना। अब इनके बॉडी में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ग्लाइकोजन। क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे प्रोटोजोआ के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। हमारे पास जो ग्लाइकोजन है वो सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, क्या, मोस्टली मेजोरिटी के साथ स्टोरेज होता है हमारे बॉडी के अंदर, क्या, मेजोरिटी के साथ हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, ये स्टोर होगा, ठीक। एंड जितने भी हमारे ये प्रोटोजोआ के अंदर, और स्पेशली की बात करें हमारे जो पैरासिटिक कंडीशंस होते हैं, क्या, पैरासिटिक कंडीशंस होते हैं, ठीक, जितने के अंदर यानी जो हमारे ऐसे लोग हैं जहां पे एनारोबिक रिस्पायरेशन, क्या, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल जाता है, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन करने वाले हमारे जो प्रोटोजोआंस हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा मिलता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि ग्लाइकोजन के जैसा ही, क्या, ग्लाइकोजन्स बॉडीज जो हमारे पास मिल रही है, ठीक, वो हमारे पास नेक्टोथोरियस के अंदर मिल जाएगा, ठीक। और हमारे पास क्या था यहाँ पे, ब्लंटीडुअम था, उनके अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे पैरामीशियम के अंदर मिल जाता है, ठीक। तो ऐसे कई कंडीशंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जितने भी हमारे अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, अलग अलग हमारे पास सेप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे पैराग्लाइकोजन बॉडी भी देखने के लिए मिलती है, क्या, पैराग्लाइकोजन बॉडी भी देखने के लिए मिल जाती है। अब हमारे पास बोलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है, ठीक, पैरामाइलिन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पैरामाइलिन के फॉर्म में। तो ध्यान देना पैरामाइलिन, और यहाँ पे लियोसिन भी मिलता है, क्या मिलता है, लियोसिन भी मिल जाएगा, याद रखना पैरामाइलिन एंड लियोसिन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये लाइन आपको याद रहना चाहिए। अब उसके बाद बहुत बेसिक चीज़ है, हमारे पास हो गया हमारा ग्लाइकोजन हो गया, ठीक, उसके बाद पैरामाइलिन हो गया, पैरामाइलम इसको बोलते हैं, पैरामाइलम हो गया, हमारे पास लियोसिन हो गया, क्या हो गया, लियोसिन हो गया, या लिकोसिन उसको बोलते हैं, लिकोसिन हो गया। अब लिकोसिन के बाद और बाकी कोई भी मटेरियल देखने के लिए नहीं मिलता। अब ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, यही सारे मटेरियल होते हैं जो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में हमारे प्रोटोजोआ के बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा आज का क्लास। हमको प्यास लगी है जोर से, तो हम चलते हैं पानी पीने। आप पूरे लेक्चर को कंप्लीट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में लेके आपके लिए रिप्रोडक्शंस इन प्रोटोजोआ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद कि आप इतने टाइम तक रहे, हमारे वीडियो को कंप्लीटली देखा, और आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ना मतलब भूलना, ये कोई भूलने वाली बात नहीं है, आप करके जाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करें तो वो आपको मिल जाए। तब तक चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।